अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार करी हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, शहर फैसलाबाद में अगर खास तौर पे बात की जाए, दुनिया भर के अंदर मुहर्रम हराम का जो महीना है वो शुरू हो चुका है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस महीने को इंतहाई अकीदत और एहतराम से हमें मनाने के लिए तौफीक अता करे। और इसी के साथ साथ आपको बताता चलूँ कि तमाम तर फैसलाबाद के ख़ास तौर पर घंटाघर के 8 बाज़ार और इसके साथ साथ मरकज़ी इमाम बारगाह हैदरिया और दीगर इमाम बारगाहों के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जो है वो तश्कील दे दिया गया है। हर साल की तरह इस साल भी जो है वो 9 और 10 मुहर्रम को सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जितने भी इमाम बारगाह हैं वहाँ पे सिक्योरिटी जो है उनको सिक्योरिटी के एहलकारों को तैनात किया जाएगा। और बहुत सारी आने वाले दिनों के अंदर इंतज़ामिया के साथ बहुत सारे मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो मौलवी हजरात हैं उनका भी जो है इजलास किया जाएगा और एक प्लान तश्कील दिया जाएगा जिसके तहत यकम से लेके अब 10 मुहर्रम तक जो है वो सिक्योरिटी को भी तश्कील दिया जाएगा और इसके साथ साथ दीगर मामलात को भी देखा जाएगा। और अगर ख़ास तौर पे शहर फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो जनाब कल से मौसम कदरे बेहतर है शहर फैसलाबाद का। कल जो है वो बारिश हुई थी और बारिश के बाद सारा दिन जो था वो गर्मी का जोर टूटा रहा और आज सुबह भी काफ़ी हद तक बादल हो चुके हैं। हवा में नमी का तनासुब भी आम दिनों से काफ़ी हद तक ज़्यादा है, इसलिए मौसम बेहतर है और बेहतर मौसम की वजह से शहरी खुशगवार मूड में नज़र आ रहे हैं। घरों के अंदर मुनफरिद पकवान जो है वो पकाए जा रहे हैं और वैसे भी आज जुमातुल मुबारक का दिन है और इस मुबारक दिन के सदके अल्लाह ताला तमाम दुखी इंसानियत के दुख जो हैं वो दूर करें। और इसके साथ साथ घरों के अंदर जो पकवान तैयार किए जा रहे हैं उस हवाले से भी शहरी काफ़ी खुश नज़र आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ताजर हैं जिनकी जान से अब ये कहना है कि हफ्ता इतवार की छुट्टी ख़त्म करके फ्राइडे की छुट्टी जो है वो की जाएगी। यानी पुरानी रूटीन के ऊपर शहर को लाया जा रहा है। कोरोना वायरस ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए मामूलात ज़िंदगी जो है वो उसी तरह चलना शुरू हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे कोरोना वायरस के आने से पहले शुरू हो रही थी। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि अपनी सेहत को सबसे ज़्यादा फिट रखना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो अपनी जान की कदर कीमत जो है वो अगर आपको नहीं है तो यकीन जानिए आप अपने प्यारों से पूछें जिनके बिना आपके बिना उनकी ज़िंदगी किस तरह से होगी। तो खास कर अपने लिए नहीं, उनके लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। और सेहत को बेहतर बनाने के लिए योग का इल्म क्या कहता है, इस हवाले से जानने के लिए आज हमने ख़ास तौर पे योगी नईम हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ बहुत सारे टॉपिक के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे, जिनके अंदर रिलेशनशिप भी है, रूह का, जिस्म का और माइंड के ताल्लुक़ के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और ये भी देख सकते हैं कि अगर इनका कनेक्शन बेहतर हो जाए तो हम किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जिनको दूर कर सकते हैं। पेन्स को दूर किया जा सकता है, मूड को खुशगवार बनाया जा सकता है, आप अपने जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना रख सकते हैं, टेंशन्स को दूर कर सकते हैं। ख़ास तौर पे हमारे माशरे के अंदर कह लें कि खाने पीने और रहाइश के साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको लेके इस कदर ज़्यादा डिप्रेशन पाया जाता है लोगों के अंदर कि अपनी सेहत को वो भी ख़राब कर लेते हैं। डिप्रेशन अब किस तरह से पाया जाता है, एक शख्स है जो कि दिहाड़ी 500 या 700 कमाता है, उसे नहीं पता कि 2 वक्त की रोटी बच्चों की कैसे पूरी करनी है, अपने बिजली के बिल कैसे देने हैं, अपना मकान का किराया कैसे देना है, गैस का बिल कैसे देना है, अशियाए खुरोनोश जो हैं वो पूरे महीने की घर की किस तरह से पूरी करनी है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको लेके वो हमेशा डिप्रेस रहता है और जब डिप्रेशन में बंदा आता है तो स्टमक में बहुत सारे एसिड्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब होता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी ख़राब होती है और बहुत सारे दीगर मसाइल हैं जिनको बॉडी के अंदर ट्रिगर कर दिया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए योग का इल्म क्या कहता है, रूहानी इल्म क्या कहता है, किस तरह से हमें अपने आप को तंदुरुस्त तवाना रखना चाहिए, तो इस हवाले से चलेंगे योगी नईम के बाद। तो नईम साहब क्या कहेंगे आप, हमेशा कहा जाता है रूह, जिस्म और दिमाग, इन चीज़ों का ताल्लुक जो है वो बड़ा गहरा है अपने आप एक दूसरे के साथ। तो इस ताल्लुक को मजीद बेहतर किस तरह से किया जाए और इन तीनों चीज़ों को हैप्पी किस तरह से रखा जाए, मूड को बेहतर कैसे किया जा सकता है। योग का लफ्ज़ी मतलब है जोड़ना, मिलाप। ये जब शुरू हुआ तो ये संस्कृत जुबान का वर्ड था योज। योज का भी यही लफ्ज़ी मतलब है, बाद में इसको ट्रांसलेट हिंदी में कर लिया गया तो योग कहलाया, लेकिन ये शुरुआत इसकी संस्कृत जुबान से है। और ताल्लुक़ किन चीज़ों का कायम करना है,
माइंड, बॉडी एंड सोल। अब कुछ लोग कहते हैं जी कि आपस में जब मिलाप है तो जिंदा है, अगर ये मिलाप ही ना हो तो इंसान जिंदा तो नहीं रह सकता। तो ये भी हमारी थोड़ी सी गलत फहमी है, इसमें कनेक्शन वीक होते हैं। जैसे आप ये समझ लें कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने वाईफाई यूज़ करते हैं ना, आप वाईफाई डिवाइस के पास हों तो आपके जो नेट है वो उसकी स्पीड, और आप दूर चले जाएं, आपका कनेक्शन तो है, लेकिन सिग्नल वीक हो गए तो उसका फिर आपस में ताल्लुक कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्पीड स्लो हो जाती है। यही हम अपने जिस्म के साथ करते हैं। दिमाग हमारा जो है वो कहीं और होता है, जिस्मानी तौर पे हम कहीं और बैठे होते हैं और रूहानी तौर पे हम कहीं और होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को एक जगह पे लेके आना, एक नुक्ते पे लेके आना, ये है योग। इकट्ठा करना, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने अंदर आ जाना। हम अपने अंदर नहीं रहते, जिसकी वजह से फिर जो बात आपने की रिलेशनशिप्स की, मसाइल हैं। जब इंसान अपने अंदर नहीं रहता तो फिर लड़ाई भी होती है, फिर एक दूसरे के लिए गलत फहमियाँ भी होती हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंसान गुस्से में गलत फैसले कर लेता है, जिसके बारे में कहा गया कि गुस्से में फैसला नहीं करना चाहिए। तो ये गुस्सा भी तो तब भी आता है ना जब आप चिड़चिड़े होते हैं, जब आपके जिस्म में सुकून नहीं होता, आप मेंटली अपसेट होते हैं, आप रिलैक्स नहीं होते। समटाइम कहते हैं ना कि बॉडी को हमेशा चेंज चाहिए होता है, चेंज ना मिले तो उकता जाती है। अब लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में बैठे हुए थे और बहुत सारी मसाइल जो हैं इसी वजह से जनरेट हो जाते थे कि छोटी छोटी बात को लेके लोग चिड़चिड़े हो जाते थे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, घर में ये मामलात को इस तरह से चलाना चाहिए। जब कोई काम ही नहीं होता पास करने के लिए तो वो कहते हैं ना खाली जहन शैतान का घर होता है। बिल्कुल ऐसे। तो जब कोई काम ही नहीं होता करने के लिए, घरों में बैठे हैं, तो खाली जहन में शैतान फिर आ ही जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो इसको किस तरह से दूर किया जाए? लेकिन अभी तो कामकाज चल पड़े हैं, लेकिन खवातीन तो घर पे ही रहती हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बताता हूँ। आपकी जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज हैं, फोर फ्रीक्वेंसीज हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। अब आपका ब्रेन जिस लेवल पे चलता है ना, आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जिस लेवल पे होती है वही आपका रवैया होता है। उसी रवैये से आप लोगों से बात करते हैं। आपका हमेशा रवैया वो होगा जो आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है। और ये बात आपने बहुत दफा सुनी होगी कि अल्फाज का असर नहीं होता, रवैयों का असर होता है। इंसान को हमेशा रवैये तोड़ते हैं और रवैये ही जोड़ते हैं, रवैये ही तोड़ते हैं और रवैये ही जोड़ते हैं और रवैये ही तोड़ते हैं। जी जी। और ये सारा फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक आपके ब्रेन के साथ है। फिर आपके फ्रीक्वेंसी जो है वो देखें, जैसे बीटा पे अगर आप चल रहे हैं तो वो तो बहुत ही ज्यादा आपकी हाइपर फ्रीक्वेंसी है। वो तो आपकी 35 सैकरल पर आवर की पर सेकंड की रफ्तार से आपका दिमाग चलता है, 35 सैकरल। अब इतनी तेजी से अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आप कभी भी किसी से सीधी बात नहीं कर सकते, आप प्यार से बात नहीं कर सकते। फिर आगे आ जाते हैं रेजोनेटर, आपके जो लहजे हैं, जो आपके वो 5 हैं। योग ये कहता है कि सांस के साथ इसका ताल्लुक है। आपकी हवा जहां टकराएगी वहां से आपका लहजा चलेगा। आपकी हवा, जैसे देखें दो चीजें आपस में टकराती हैं तो आवाज आती है। हवा में एक चीज को टकराएं तो आवाज नहीं आती, हाथ एक हिलाते रहें आवाज नहीं आती। दो चीजों का टकराना आवाज पैदा होती है। तो अगर आप पेट का लहजा शुरू कर लें, सबसे नीचे लहजा जो है पेट, योग ये कहता है कि अगर आप सांस को पेट पे शिफ्ट कर लें, जो कि आप अगर बच्चे को देखें, जो बच्चा पैदा होता है तो उसका सांस पेट से चलता है। नेचुरल जो इसका सिस्टम है वो इसी लहजे से है कि सॉफ्ट, सबसे सॉफ्ट लहजा पेट का लहजा है। अगर आप अपने सांस को पेट से लेना शुरू कर दें तो आपके रवैये में सॉफ्टनेस आ जाएगी, आपकी आवाज़ में नरमी आ जाएगी। फिर दूसरा लहजा आता है सीने पे। अगर आपका सांस सीने पे टकराता है, आप सीने को फुलाते हैं आम रूटीन में भी सांस लेते हुए, तो आपकी आवाज़ हमेशा सीने से निकलेगी, जो कि सख्त आवाज़ है, थोड़ी सी भारी आवाज़ है, और जिससे आप कह लें कि जिसमें खौफ भी हो सकता है। और ज़रा मैं जैसे आप ऊंचा बोलूँगा तो ये मेरी आवाज़ अब गले में टकरा रही है। तो जो गले की आवाज़ है ये गुस्से वाली आवाज़ है। हमेशा जब इंसान गुस्से में बोलता है तो गले से बोलता है और ऊंचा बोलता है, ये आवाज़ यहाँ से निकलती है। और फिर चौथा जो रेजोनेटर है वो ये आपका नाक से है, जो कि मज़ाहिया है। जो लोग नाक से बोलते हैं ना, उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। वो मैं बोल के दिखाता हूँ, ऐसे अक्सर आपने देखा होगा कि नाक से बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना आप, तो इससे जो है वो असर नहीं आता। अच्छा, योग का इल्म क्या कहता है कि एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए जिससे मैं उसकी तरफ आता हूँ। जी जी, ये मैं डिटेल पे लेके जा रहा हूँ। और पांचवा जो रेजोनेटर है वो आपका दिमाग से है, जिसमें आप अक्सर देखते हैं चीख के बोलते हैं आप, उसमें आपकी आवाज़ दिमाग में टकराती है और चीख के बोलने से जो है वो दोनों की तरफ से मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप इन रेजोनेटर्स को सेट कर लें और फ्रीक्वेंसी को सेट कर लें तो उसके लिए कुछ मशकें हैं।
आज वो पेश करेंगे। ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कैसे नीचे लाई जाती है, आप उसको डीप रिलैक्स करना चाहते हैं, यानी कह सकते हैं कि गुस्से को कैसे कम किया जाता है? कम किया जा सकता है। उसके लिए बेहतरीन टेक्निक यह है कि आप अपनी पोजीशन को चेंज करें। आप जिस पोजीशन में उसमें रुक जाएंगे तो गुस्सा बढ़ जाएगा। मतलब मूवमेंट करें। मैं टेक्निकली बात करूंगा। टेक्निकली इसमें ये जो थ्योरी इस्तेमाल हो रही है वो ये है कि आप अगर स्टिल पोजीशन में रह गए तो सिर्फ आपके सेंसरी नर्व्स यूज हो रहे हैं, आपने मोटर नर्व्स को यूज नहीं किया। आप जब मोटर नर्व्स यूज करते हैं आपका दिमाग डाइवर्ट होता है। तो कभी भी गुस्से की हालत में आप पोजीशन एक में ना रहें, आप मूवमेंट करें, जिसके बारे में हदीस का मफहूम भी है कि अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। मतलब वो भी टेक्निक वही है, मूव करें। जब आपके मोटर नर्व्स यूज होते हैं तो आपका गुस्सा कम होना शुरू हो जाता है, इंटेंशंस डाइवर्ट हो जाते हैं, ध्यान कहीं और लग जाता है, ध्यान कहीं और लग जाता है। तो कभी भी आप एक पोजीशन में रहें। हम गुस्से में एक पोजीशन में, कोई भी काम है अगर उसके लिए कंसंट्रेशन होनी चाहिए ना, कंसंट्रेट अगर आप गुस्से पे कर रहे हैं तो गुस्सा बढ़ता चला जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज पे कर रहे हैं आपकी बॉडी बेहतर होती चली जाएगी। अगर आप पढ़ने पे ध्यान लगा रहे हैं तो पढ़ाई में आप बेहतर हो जाएंगे, बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। कंसंट्रेशन को लूज करना है गुस्से के वक्त। कंसंट्रेशन हर टाइम जरूरी नहीं है। बाज़ औक़ात आपको उसको तोड़ के फायदा होता है। जैसे नेगेटिव चीजों में आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो फिर आपके सारी जो शख्सियत है वो नेगेटिव हो जाती है। पॉजिटिव चीजों की तरफ आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो आपकी शख्सियत पॉजिटिव हो जाती है। तो हमें ये देखना है कि हम जो कंसंट्रेशन कर रहे हैं वो किस तरफ कर रहे हैं। इसके लिए फिर आपके जो एनवायरनमेंट का, आपके बैठक का बड़ा इफेक्ट है, आपके दोस्तों का, आपके रिलेशनशिप्स का, कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, लोगों के साथ हैं, वो असरात आते हैं। फिर इसके बारे में योग एक और बात करता है कि आप जब एक्सेल करते हैं तो आपके थॉट्स के 10% सेल्स निकलते हैं नाक के जरिए से, जो कि खला में आ जाते हैं। अब आप मुसलसल दो लोग इकट्ठे रहेंगे तो उन दोनों की थॉट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, वो इनहेल एक्सेल की वजह से। सेल्स आपके निकले थॉट्स के, उसके भी निकल रहे हैं, आप वही इनहेल कर रहे हैं, वो भी इनहेल कर रहा है। अब उसमें फिर आपकी अटैचमेंट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको वक्त ज्यादा गुजारना पड़ेगा इकट्ठे एक ही जगह पे। इसी टेक्निक पे फिर हिप्नोटिज्म का इल्म है, इसी टेक्निक पे जो है वो आगे फिर टेलीपैथी का इल्म है। उसमें फिर ट्रेनिंग्स होती हैं कि आपने कैसे रीड करना है थॉट्स को और कैसे मैसेज पहुंचाना है। जैसे हम मोबाइल के जरिए मैसेजिंग करते हैं और ये सदियों से हो रहा है। हम इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं कि हम मोबाइल के जरिए लोगों को मैसेज भेज सकते हैं या कॉल्स कर सकते हैं, लेकिन सदियों पहले इंसान इस लेवल पे था कि बगैर डिवाइस के मैसेज पहुंचाता था दूसरों तक। और कुछ जेस्चर्स भी होते हैं ना, आपका आंखें देख के इंसान पहचान लेता है गुस्से में, प्यार से देख रहा है या कोई कुछ कहना चाहता है। जैसे तो ये देखें, हमें सिखाया गया है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, और मुस्कुराना सबसे बड़ी एक्सरसाइज है दिमाग की, रिलैक्सेशन की। आप जैसे ही थोड़ा सा स्माइल देते हैं आपके दिमाग में रिलैक्सेशन शुरू हो जाती है। आप जैसे ही टाइट करते हैं आपका दिमाग भी टाइट होना शुरू हो जाता है। चेहरे के मसल्स का दिमाग के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि सबसे करीब ये हैं, दिमाग के सबसे करीब ये मसल्स हैं। इनमें भी मोटर नर्व्स हैं, इनमें भी सेंसरी नर्व्स, दोनों नर्व्स यहाँ पे भी हैं, आपके चेहरे में भी। जैसे ही आप इनको यूज करते हैं तो ज्यादा इफेक्ट आपके ब्रेन पे आता है और आप इनको रोक लेते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा सीरियस लोग जो होते हैं वो यूज नहीं करते नर्व्स को, तो ब्रेन उनका जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए सीरियस नहीं रहना चाहिए हमेशा। हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल मेरा ख्याल ड्रॉप हो गई है। तो ये अगर आप स्माइल दे के रखें, अपनी स्माइल रखें, इससे भी आपका जो है वो ब्रेन रिलैक्स रहता है। और दूसरी जो अहम चीज अल्लाह ने रखी है आपके चेहरे पे, वो आपकी आईज ब्लिंकिंग है। आप देखें कि हम जितना फोकस करना शुरू हो गए हैं, हम ब्लिंकिंग करना छोड़ चुके हैं। आम रूटीन में हम अगर देखें तो लोग ब्लिंक नहीं करते, कंप्यूटर पे फोकस करते हैं, मोबाइल पे फोकस करते हैं, मुख्तलिफ चीजों पे फोकस करने की वजह से हम ब्लिंकिंग का सिस्टम तोड़ चुके हैं, जो कि नेचुरल था। नेचुरल होने की वजह से एक ये हरकत यहाँ पे लगाई है ताकि ब्रेन की आपस में, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैचमेंट आपको पता है फेस के साथ है। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है ना, जब किसी को बुलाएं तो प्यार से बुलाएं, मुस्कुरा के बुलाएं। और इससे ना सिर्फ आपका मूड बेहतर होता है बल्कि इसके साथ साथ जो आपके साथ बात कर रहा होता है
उसका मूड भी खुशगवार और हो फिर जाता है। आपके काम भी आसान हो जाते और हैं। हमारे फैसाबाद के लोग तो कुछ ज्यादा ही प्यार से एक दूसरे को बुलाते हैं और इनका लहजा भी बड़ा मीठा है मीठा और है। अपने मीठे लहजे की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर मशहूर है। बिल्कुल मशहूर है, और आपको पता है कि इनका मजाक भी मशहूर है पूरी दुनिया में, कि ये बिल्कुल हर सेंस बात ऑफ को ह्यूमर बहुत अच्छा है और हर बारीक बातें, छोटी हर छोटी बातों से बातें निकालते बातें हैं। निकालते हैं, हर बात को मोहब्बत से कर देते हैं, और दूसरा बंदा फील भी नहीं करता। हम्म। वही बात आ गई कि जब आप किसी भी बात को मोहब्बत से करते हैं, प्यार से करते हैं, अल्फाज का असर नहीं होता, हमेशा असर होता है लहजों का असर होता है। अगर आपका लहजा सॉफ्ट है और आप मोहब्बत से चाहे कुछ भी कह लें, बुरा भला भी कह लें, तो दूसरा इंसान खुशी से बर्दाश्त कर लेता है। तो हमेशा इंसान को अपने जो है वो लहजे पे जो है वो गौर करना चाहिए, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो अहम बात है वो आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है। आप मेंटली कितने अच्छा, वैसे रिलैक्स हैं। इतनी बातें आप कर रहे हैं, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी और क्या क्या आप बता रहे हैं इल्म, कभी आपको मोहब्बत हुई है? मोहब्बत जो है वो हर इंसान से होनी चाहिए। हर इंसान से होनी चाहिए। एक अरे इंसान अरे से- ऐसे 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 शख्स को हमारे मुआशरे में दिल फेंक कहते हैं। नहीं, तो दिल फेंक होना हर चाहिए आपको। इंसान से मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत इंसान की ग़िज़ा है। इंसान मोहब्बत के बगैर इंसान नहीं है, जी नहीं सकता। एहसासात इंसान का नहीं है। जी जी। अगर आप इंसान हैं तो आपको हर इंसान से मोहब्बत होगी। जो आप बात कर रहे हैं वो इश्क होता है। नहीं, इश्क तो सिर्फ वो खुदा की जात वो से किसी करना एक से ही चाहिए, होता है। वरना इश्क बर्बाद कर नहीं, नहीं, देता है, किसी एक तबाह से- कर वो देता है। किसी एक से ही होता है, और वो किसी से भी हो सकता है। ठीक है जी, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। योगी नईम हमारे साथ मौजूद हैं और मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। योगी साहब, क्या कहेंगे आप? गुफ्तगू जो हमारी ब्रेक से पहले जारी थी इश्क और मोहब्बत के हवाले से, उसके हवाले से योग क्या कहते हैं? बिल्कुल अल्लाह से इश्क होता है, लेकिन आजकल की दुनिया में जो इश्क का तस्वर है वो एक से, जो आपने बात की, किसी एक से होता है, वो कुछ और ट्रेंड है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो मैंने इश्क किया है वो मैंने अपने गुरु से किया है, मेरे महाराज योगी वजाहत। अरे क्या मैं बात। अलल अलान कहता हूँ, योगी वजाहत मेरे जो बाप की जगह है, मैं उनको बाप मानता हूँ, और मैं टीवी के सामने, सबके सामने जो है वो मैं अनाउंस करता हूँ कि मैं उनकी दिल से क्या, रूह से इतनी इज्जत करता हूँ कि मुझे उनके बगैर लगता है कि मैं अधूरा हूँ। मेरी जिंदगी जीरो है। रूहानियत आपने उनसे हासिल की है और रूहानी बाप जो है वो। अब मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहूंगा, जी जी, इसके साथ जुड़ा हुआ। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 2010 के शुरू में, 9 के एंड पे, 2010 के शुरू में। वो एक्सीडेंट ऐसा था कि उसमें मुझे चोट कोई नहीं आई थी, लेकिन मेरी याददाश्त चली गई थी। मैं किसी को पहचानता नहीं था, किसी शख्स को नहीं पहचानता था, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी नहीं पहचानता था। ये मेरे पेरेंट्स बताते हैं मुझे, और मुझे वो दिन याद नहीं है। 22 दिन मेरी याददाश्त मेरे पास नहीं रही, 22 दिन। अच्छा। हाँ, मेरे ब्रेन के अंदर कोई चोट लगी, और जिसकी वजह से मैं बिल्कुल, मुझे आज तक वो एक्सीडेंट याद भी नहीं आया। आज तक वो एक्सीडेंट याद नहीं आया। लेकिन जब मेरे गुरु की कॉल आई तो मैं उनसे बात कर रहा था उसी पोजीशन में, मुझे वो बात भी याद नहीं है। अरे क्या बात है। अच्छा, ये ऐसी चीजें होती है जो बंदे को भूलती नहीं। जैसे आपको बोलना नहीं भूलता, मतलब जब याददाश्त इंसान की जाती है तो अल्फाज जो मुंह से निकाल रहा होता है वो तो नहीं ना भूलता, बोलना नहीं भूल जाता, खाना नहीं भूल जाता। ये वो चीजें होती हैं जो हमेशा रहती हैं। और मेरा ख्याल आपके उस्ताद की मोहब्बत इस कदर ज्यादा है कि इन चीजों के साथ ही मुंसलिक रही उस वो वक्त अंदर है। हर टाइम मैं उनके साथ जीता हूं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने गुरु को हमेशा अपने साथ पाऊं। ये वो इश्क है जो कभी निकल नहीं सकता। इनसे मैंने दिल से इश्क किया है, और मैं लोगों से मोहब्बत, तो जो बात कर रहा था कि मोहब्बत तो सबके साथ होती है, लेकिन हमारे माशरे में ज्यादा इश्क ऐसा ही है जो ला हासिल होता है। इश्क हासिल इश्क कम हमेशा, लोगों को। जी जी, इश्क हमेशा। लेकिन ये भी इश्क बहुत मुश्किल से हासिल किया। ये मेरा कराची के सफ़र, और फिर जो है वो गुरुजी जो है वो बहुत मसरूफ़ तरीन आदमी है, बहुत मसरूफ़ तरीन आदमी है। उनसे टाइम लेना और उनके पास जाके फिर जो है वो रहना, और फिर ये बड़ा लंबा सफ़र है। और इसमें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर उन्होंने मुझे फिर अपना बेटा भी कहा, और फिर यहाँ तक कि जो उन्होंने कैप अपने हाथ से बनाई थी, सबसे पहली कैप, ये जो हम कैप पहनते हैं, उन्होंने अपने हाथ से जो कैप बनाई थी, और सारी ज़िंदगी उन्होंने जो कैप पहनी वो अपने सर से उतार के मेरे सर पे डाल दी, और मेरे पास मौजूद है वो।
और मैंने उसको फ्रेम करा के रखा हुआ है। अच्छा, ये कैप का क्या अमल दखल होता है योग के इल्म के हवाले से? योग ये कहता है कि आप किसी भी कीमती चीज को महफूज रखते हैं, ढांप के रखते हैं, तो वो महफूज रह जाती है। तो इंसान का सारा इल्म जो है वो दिमाग के अंदर है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी याददाश्त तेज हो तो अपने सर को ढांप के रखें। और सुन्नत भी है, हम सुन्नत समझ के भी पहनते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको टेक्निक जो थ्योरी है उसकी वो बता रहा हूँ कि हम इसलिए पहनते हैं कि इससे याददाश्त तेज होती है। और इसीलिए अल्लाह के फजल से जो है वो कभी हम वो याद नहीं करते चीज़ों को। कभी मैं आज तक जहाँ जितने भी प्रोग्राम किए हैं मैं कभी पढ़ के नहीं आया, कभी भी मैंने जो है वो इसको रिपीट नहीं किया, या किसी जगह लिखा हुआ नहीं है। मेरा योगा भी किसी जगह लिखा नहीं हुआ। मेरे उस्ताद ने मुझे जो कुछ सिखाया, जो कुछ पढ़ाया, जो कुछ बताया, वो आज भी मुझे लम्हा ब लम्हा याद है सारा कुछ। चलें जी, ये मान लिया इश्क आपको आपके उस्ताद से हुआ, मोहब्बत किसी से हुई कभी? मोहब्बत तो आपसे भी है। अरे क्या बात है, मोहब्बत यानी आपका कहना है कि हर इंसान से होनी चाहिए, लेकिन ये इंसानियत खास का तकाजा होती है ना? ये इंसानियत का तकाजा है। ये इंसानियत का तकाजा है। मोहब्बत सबसे होनी चाहिए। हम फिर ही इंसान हैं। अगर हम मोहब्बत करना छोड़ दें तो हम इंसान नहीं है। क्या कहेंगे आप? मोहब्बत मुझे ये लगता है कि आप कुछ अपना बताना चाह रहे हैं कि आपको भी किसी से मोहब्बत है। नहीं, मुझे मोहब्बत तो सिर्फ अल्लाह की जात से होनी चाहिए। इंसान इसके तकाजों पे पूरा नहीं उतरते, इसलिए हमें तो जनाब डर ही लगता है। और मैं भी जानना चाहता हूं कि आपको भी किसी से कोई मोहब्बत है तो मुझे। सर, मैं तो आपसे जानना चाह रहा था इस वजह से कि योग का इल्म क्या कहता है इस हवाले से। आप हर शख्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना, किसी खास शख्स के साथ कुर्बत ज्यादा बढ़ जाती है। कुर्बत देखें, मैं आपको बताता हूं, कुर्बत हमेशा उससे बढ़ती है जो आपसे मोहब्बत करता है। इसलिए कहते हैं ना कि शादी उससे करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करे, ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो सबसे बड़ी मिसाल है मोहब्बत की। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मोहब्बत में कुछ अगर आप कारोबार की तरफ जा रहे हैं तो वो नहीं फिर मोहब्बत होती। लेन देन तो जातियात और फायदों की बुनियाद पे मोहब्बत होती है। इसी तरह रिलेशनशिप भी इसी तरह चलती है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं पे लेन देन आ गया या कोई आपको मतलब आ गया बीच में, तो वो रिलेशनशिप कभी नहीं चल सकते। मजा नहीं रहता उसमें। वो होते ही नहीं रिलेशनशिप, वो तो कारोबार है। रिलेशनशिप हमेशा होते हैं बगैर किसी नफा नुकसान के, बगैर किसी नफा नुकसान के। जैसे हमने आपको बगैर नफा नुकसान के कबूल किया, बगैर शर्तों के कबूल किया। अरे क्या बात है, क्या बात है जनाब, ये तो आपका हुस्ने नजर है। और हम हमेशा जिसको भी कबूल करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, बगैर सोचे समझे, बगैर नफा नुकसान के, अच्छाइयों बुराइयों के साथ कबूल करते हैं। अच्छाइयों और बुराइयों के साथ कबूल कर सब कुछ। वैसे योगी साहब, आपकी वाइफ तो आपसे बहुत खुश होंगी इस हवाले से कि योगी साहब इश्क और मोहब्बत पे बड़ी गहरी सोच रखते हैं, और वो देख रही हैं। आपको जिस तरह से इल्म आप बताते हैं योग के हवाले से, वाइफ अगर रूठी हो तो उनको किस तरह से मनाते हैं? देख रही है, इसलिए डर डर के बात कर रहे हैं आप। अच्छा, वैसे भाभी जब रूठी होती है मनाते कैसे हैं आप? देखें जी, एक दफा कोई आसन लगाते हैं आप? एक मस्का आसन, उसका नाम है मस्का आसन। थोड़ा सा मस्का लगाना पड़ता है। मस्का आसन, मक्खन लगाना पड़ता है, और बटरिंग के बिना नहीं वो मानती। थोड़ा सा मस्का, थोड़ा सा मुस्कुरा के आप एक दफा बुला लें तो मान जाती है। अच्छा, वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, वैसे भी मनाया जा सकता है। गिफ्ट देके भी मनाया जा सकता है, बहुत सारी चीजें इंसान जो इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके, आउटिंग पे ले जाके मनाया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। आप बताएं, फिर आप एक्सपीरियंस में होंगे। बर्तन धोए जा सकते हैं, रोटी बनवाई जा सकती है, घर में झाड़ पूछ की जा सकती है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये सबको करना चाहिए। मैं आजकल इसका बहुत ज्यादा कायल हुआ हूँ। जनाब देख लें, योगी साहब टीवी पे जो बैठे हैं लोग, उनको आप उल्टी साइड पे लगा रहे हैं उनके घरों की। ये उल्टी साइड नहीं है, मैं आपको लेके चलता हूँ उस तरफ। ये हमारे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बेशक, अपनी वाइफ के साथ काम करना। और ये इसमें कोई हमें जो है वो किसी किस्म का वो नहीं बर्दाश्त होना चाहिए कि पता नहीं मेरी इज्जत कम हो गई। हम नहीं, इज्जत तो बिल्कुल नहीं कम होती। हमारे साथ एक कॉलर है योगी साहब, माजरत चाहूंगा आपकी बात काट रहा हूँ, कॉलर ले लेते हैं। कॉलर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे शो का। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं और कहाँ से? जी, मिसेज नासिर बात कर रही हूँ, कपल ऑफ फैसलाबाद। अरे मिसेज नासिर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, शुक्र अल्लाह का। से ठीक है, आपकी फिटफाट है? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, इससे पहले आप कुछ बोले, मैं थोड़ा सा तारुफ अपनी नाज़रीन को आपका करवाता चलूं। ये हमारे कपल ऑफ फैसलाबाद हैं और जहां भी जाते हैं
एक जैसे, एक रंग के कपड़े, एक डिजाइन के कपड़े इन्होंने पहने होते हैं और प्यार मोहब्बत इनका आपस में इस कदर ज्यादा है कि लोगों के लिए ये मिसाल बन चुके हैं। मिसेस नासिर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जो ये हमारे योगी साहब आए हैं हनान, मैं इनको कहना चाहूंगी कि इनका जो फन है योगा, इसको जो है पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा मुतारफ करवाएं, ताकि हमारे जो मेल और फीमेल जो बहुत ज्यादा मतलब हेल्दी हो चुके हैं, वो अपने आप को फिट करें। और फिटनेस एक ऐसा अच्छा अमल है कि इंसान के लिए जो है वो बहुत सारी बीमारियों से बचता है। बिल्कुल और बिल्कुल। अपने आप को फिट रखने से आप अपनी एज में भी कम लगते हैं और आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं बनिस्बत। अच्छा, वैसे मिसेस नासिर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप तो रोजाना की बुनियाद पे मैं नोट करता हूं वॉक के लिए आ रहे होते हैं, और नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूं कि वॉक तो करते ही करते हैं। जो मिस्टर नासिर हैं वो खास तौर पे कंपनी बाग से, जनाब बाग से फूल भी तोड़ते हैं, साथ साथ अपनी मिसेस को पेश भी करते रहते हैं। क्या आप 10 कदम के बाद नाराज हो जाती हैं? इतने फूल देते हैं आपको? नहीं, नाराज नहीं मैं होती, ये उनकी मोहब्बत है मेरे साथ। हाय, मोहब्बत की बात आ गई योगी साहब। फिर देख लें, मिसेस नासिर भी मोहब्बत पे कायल होती हैं। मोहब्बत के बगैर तो इंसान नहीं है। बिल्कुल मोहब्बत के बिना मिसेस नासिर इंसान अधूरा है, योगी साहब का ये कहना है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप सब बच्चों की तरह हो और हमेशा हम लोगों ने आपको बच्चों की तरह बिल्कुल बिल्कुल जाए, और ये हमारी मोहब्बत है आप लोगों के साथ। बिल्कुल। और हम अपने बल्कि आपसे दरख्वास्त भी करते हैं कि जब भी आप दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ जरूर किया करें। क्यों हमारे नहीं? शो के लिए, हमारे सिटी न्यूज नेटवर्क के लिए आप दुआ क्यों किया। नहीं, ये हमारा नेटवर्क है, क्योंकि हम हैं कपल ऑफ फैसलाबाद, हम है सिटी 41। बिल्कुल, क्या बात है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, वैसे मिसेस नासिर आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप नाराज होती हैं तो मिस्टर नासिर आपको मनाते कैसे हैं? असल में हनान, मैं आपको सही बात बताऊं कि हमें नाराजगी नहीं है, आप यकीन करें। लेकिन मैडम, जो मैंने नोट किया है, नखरा तो होता है आप में। मिस्टर नासिर पीछे पीछे होते हैं आपको। ये मेरी मोहब्बत है, मैंने मोहब्बत से उनको पीछे लगाया हुआ। मोहब्बत से पीछे लगाया। अच्छा, वो फिर अपने पीछे आपको कैसे लगाते हैं? वो भी अपनी मोहब्बत से जाहिर। अच्छा, आप दोनों की मोहब्बत एक दूसरे की तरफ खींचती है। बिल्कुल। और यही वजह है, जिंदगी के कितने साल हो चुके हैं आपको इकट्ठे? मेरे ख्याल 35 साल। 38 38 साल जनाब हो गए, और 38 सालों से ये एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, एक कलर के कपड़े पहनते हैं, और आउटिंग भी खूब करते हैं। ये तो जनाब आपको बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। जिस भी इवेंट पे मैं जाता हूं, एंटरटेनमेंट का कोई भी इवेंट हो, वहां पे मेरी सबसे पहले जो नजर पड़ती है मिस्टर और मिसेस नासिर पे पड़ती है, और लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया हनान, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम आपका कॉल करने के लिए, और मिस्टर नासिर को भी मेरा सलाम दीजिएगा। तो जनाब, देख लिया आपने, बिल्कुल, और जो बात आप कर रहे थे, और काफी हद तक हकीकत भी है। जब आप मेंटली खुशहाल होते हैं, मेंटली खुशहाल होते हैं, तो वही मोहब्बत हो सकती है हर किसी से। अगर आप मेंटली जरा भी अपसेट हो गए और आप मटेरियलिस्टिक हो गए, जैसे कि आजकल का दौर है, मटेरियलिस्टिक हैं हम, चीज़ों से मोहब्बत करते हैं, चीज़ों से अटैच होते जा रहे हैं, इंसानों से दूर होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि मोबाइल, हम घर में बैठे मोबाइल के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, और अपने जो करीब जो लोग हैं, जो रिलेशनशिप है, उनसे हम दूर हो गए हैं। हम उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। तो हमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो इंसान को देना चाहिए, चीज़ों से निकलना चाहिए। मशीनरी के साथ असल में हमारी टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से आ चुकी है अब कि गैजेट्स इतने ज्यादा निकाल दिए गए हैं। अपना जो फारग टाइम होता है, लोग इंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट पे बिताते हैं, फोन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे। अब ऑन स्क्रीन एलसीडीज के ऊपर भी अब इस तरह की स्मार्ट एलसीडीज आ गई हैं कि उसके ऊपर नेटफ्लिक्स क्या, यूट्यूब क्या, और इस तरह के सोशल इवेंट्स इस कदर ज्यादा आ गए हैं, लोगों को टाइम किस तरह से गुजरता है उनको भी पता नहीं चलता। हम अगर इन चीज़ों में ज़्यादा खो जाएंगे तो मैं ये कहूँगा कि हम बीमारियों का घर बन जाएंगे। हम अगर खो जाएंगे तो उन्हीं के हो जाएंगे। बीमारियां जो हैं वो असल वजह ये है कि हम अपने बॉडी का जो सिस्टम है उसके साथ लोड शेडिंग करना शुरू हो चुके हैं। अच्छा, हम बॉडी को तो टाइम देते नहीं है, हम तो अपनी बॉडी को कभी देखते भी नहीं है। आपका जितना, वैसे ये सही बात है, हम अपनी बॉडी को ही ऑब्जर्व आज तक ठीक तरीके से नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्या करना है? तो आपके अंदर जितना सिस्टम चल रहा है वो आपका ब्रेन चलाता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर है। आजकल जितनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं ये मैकेनिकल इशू नहीं है, ये सॉफ्टवेयर इशू है। जैसे हम कंप्यूटर में विंडोज कराते हैं, सॉफ्टवेयर कराते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुके हैं। इसके लिए मेडिटेशन करना होगी,
इसके लिए हाजिर होना होगा, प्रेजेंट होना होगा, अपनी बॉडी पे फोकस करना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं, आप चीज़ों से निकलना चाहते हैं, आप लोगों से मोहब्बत करना चाहते हैं, आप चीज़ों से मोहब्बत छोड़ के अपने अंदर आना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन टेक्निक ये है, कभी कभी आंखें बंद करके अपने जिस्म को फोकस किया करें, पैरों से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आया करें और फील किया करें कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेट आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है। ये और बहुत आप अच्छी स्टिमुलेट टेक्निक है। करेंगे अपने आप को। जी। और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए ये बड़ी मुफीद चीज है। इससे आप प्रेजेंट हो जाते हैं और अपनी बॉडी के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। जो मैं बात की कि लोड शेडिंग खत्म करें, वोल्टेज कम कर देते हैं हम बॉडी के वोल्टेज कम कर देते हैं, ब्रेन की अटैचमेंट कम कर देते हैं, ब्रेन को बाहर ले जाते हैं। क्योंकि हर चीज के लिए आपकी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है और हर चीज के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। चाहे आप बोल रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, बोलने के लिए भी एनर्जी चाहिए, हर चीज पे पलकें एनर्जी। झपकने के लिए एनर्जी चाहिए। हर मूव पे एनर्जी है। हर चीज आप कोई भी मूवमेंट कर लें, हल्की से हल्की भी कर लें, उस पर भी आपकी जो है वो एनर्जी लगती है। लेकिन आपको लाजमी तौर पे अपने जिस्म में आना है, तो अपने जिस्म को देखें अंदर से, आंखें बंद करके। अंदर से देखना चाहिए और अंदर से देखने के लिए आपको कुछ वक्त निकालना होगा अपने लिए और एक पुरसकून फिजा के अंदर बैठ के अपने आप को, वो तो कहीं आप चले जाएं तो अंदर से झांकने का मौका मिलेगा। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ योगी नईम मौजूद हैं और आज बड़ी मुनफरिद किस्म की एक्सरसाइज है जो कि उनकी तरफ से करवाई जाएगी। इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म किया जाएगा और हमारी बॉडी पे इसके क्या असरात होंगे, चलते हैं योगी नईम की तरफ और जानते हैं उनसे। जी बताइएगा, कौन सी एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं? बात हो रही थी मोहब्बत की। अरे तो मोहब्बत, जहां चिड़चिड़ापन होगा वहां मोहब्बत नहीं होगी। हाँ। तो सबसे पहले चिड़चिड़ापन खत्म करना होगा। तो चिड़चिड़ापन खत्म करने के लिए योग ये कहता है कि जो ज्यादा चिढ़ता हो, जिसको ज्यादा गुस्सा आता हो और उसको आप ठंडा करना चाहते हैं और मोहब्बत उसके अंदर लाना चाहते हैं, तो लेफ्ट हैंड को ऐसे सीधा करें, अंगूठा बिल्कुल सीधा कर लें। ये जो लाइन नीचे आएगी, इसी लाइन में ये जगह, यहाँ पे अगर आप रेड कलर लगा दें इतनी जगह पे। अच्छा, वैसे आपने पहले भी बताया था ये हाथ करके और यहाँ पे रेड कलर, चाहे मार्कर से भी आपने बताया था, परमानेंट मार्कर रेड कर दें इस जगह पे, तो आपका मूड खुशगवार होना शुरू हो जाता है। आप बच्चों के लगा सकते हैं, जो बच्चे बहुत रोते हैं, जो बच्चे चिड़चिड़े हैं, जो तंग करते हैं बच्चे, वो मूड खुशगवार होना शुरू हो जाएगा। ये मूड पे इफेक्ट आता है उसका। दूसरी चीज हम मुद्रा करेंगे। एक मुद्रा है जिसको यूनि मुद्रा कहा जाता है, जो कि यूनिटी का मुद्रा है, आपको जोड़ता है। अच्छा, आपके अंदर अटैचमेंट की जो एक ताकत है उसको बढ़ाता है। आप अकेले रहना पसंद करते हैं ना, अगर आप तन्हाई पसंद हैं तो आपको वो यूनि मुद्रा जरूर करना चाहिए, जिसकी वजह से फिर आप लोगों के साथ मिलना चाहेंगे, अटैचमेंट करना चाहेंगे। आपके अंदर एक जो ताकत है मिलने की, वो जागेगी। तो वो यूनि मुद्रा है, पांचों एलिमेंट्स को मिला लें। अच्छा, यूं करके अपनी पांचों फिंगर्स को आपने मिला लेना है जी, और मिलाने कम से कम 5 मिनट बनाए रखें। ठीक है, क्योंकि 5 एलिमेंट्स है ना, 5 एलिमेंट्स जिससे इंसान बना है। योग कहता है इससे आपकी हरारत का ताल्लुक है, इससे हवा का ताल्लुक है, इससे आपकी रूह का ताल्लुक है, इससे मिट्टी का ताल्लुक है और इससे पानी का है। इन 5 के सिवा आप कुछ नहीं है। यही 5 आप हैं। तो अगर आप पांचों को आप मिलाते हैं तो योग कहता है, इसको कहते हैं यूनि मुद्रा। यूनि मुद्रा आपको मिलाप का मुद्रा है, ये ताल्लुक कायम करवाता है। तो इसको बनाया करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप, और इससे रिलैक्सेशन होती है, मेंटली रिलैक्स होते हैं आप। और जो बंदा ज़्यादा बोलना चाहता है, स्पीच करना चाहता है, उसको ये ज़रूर करना चाहिए। इससे अच्छा, अक्सर वो लोग जब बात कर रहे होते हैं, मतलब मैं भी बात कर रहा होता हूँ तो मैं इस तरह से करता हूँ, ये ऑटोमेटिक रखा हुआ है, ये इंसान के अंदर ये हैबिट भी है। इससे आपका ब्रेन चलना शुरू होता है। अच्छा, मेरे में एक और हैबिट भी है, मैं फारिग बैठा होता हूँ यूं करता होता हूँ, ये भी ब्रेन तेज करता है। तो आपने एक बार बताया था इससे ब्रेन तेज होता है। इसको बालायम कहते हैं। बालायम आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल परफेक्ट करता है और इससे आपकी याददाश्त तेज होती है, आपकी याददाश्त बेहतर होना शुरू हो जाती है। और इसका एक फायदा यह कि इससे बाल झड़ना भी बंद हो जाते हैं। लेकिन जनाब मेरे नहीं हो रहे, मैं तो काफी करता हूँ ऐसे। मैं बालों की बड़ी केयर करता हूँ और क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को संवारने के लिए बाल बड़े। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, और मैंने वो योगी नईम साहब से जब सुने मुझे यकीन नहीं हुआ इस चीज का। अब ऑन स्क्रीन भी पूछ लेते हैं और इनका इस हवाले से क्या कहना है। इनका कहना था कि इनके बाल झड़ चुके थे और बिना कोई मेडिकेशन किए इन्होंने अपने बाल दोबारा उगाए अपने सर पे। अब उसके लिए क्या योग किया
ये नहीं से जानते हैं जनाब कितनी सच्चाई है इस काम के पीछे। ये आप बाल बताएं। मेरे देख लेंगे जनाब इनके बाल देखिए आप, और इनका कहना था कि मुकम्मल तौर पे बाल जो इनके सर से झड़ चुके थे और इन्होंने दोबारा उगाया इनको। मेरे दोस्त जानते हैं जिन्होंने मुझे देखा है, जिन्होंने मुझे देखा है कि यहाँ पे मेरे बाल नहीं थे इस जगह पे, जिन्होंने देखा है वो सब जानते हैं। तो किस तरह से इसके पीछे थेरेपी क्या थी, आपने यूज क्या किया? इसके पीछे ये है कि एक तो पॉजिटिव सोचना, सबसे पहले तो ये सबसे अहम बात जो है, आपके ब्रेन के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपने जो खाना है उसमें स्पाइसेस जो है वो उसको निकाल दें। आप बिल्कुल बगैर मिर्च मसाले के, बगैर आप लाइट सा उसको रखें और खाना शुरू करें, और भूख लगे तो खाएं, वरना नहीं खाएं। हमने टाइम टेबल जो सेट किए हुए हैं ना कि ये इस टाइम पे खाना है, सुबह का टाइम हो गया, दोपहर का टाइम हो गया, रात का टाइम हो गया, भूख नहीं होती, हम पेट भरे पे खाना खाते हैं, उससे बाल जड़ते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बाल जड़ना बंद हो जाएं और बाल उगना शुरू हो जाएं, तो आपको जब सख्त भूख लगे तो आप खाना खाएं, आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे। मतलब हर चीज को जरूरत से ज्यादा यूटिलाइज नहीं करना, मैनर वे पे जाएं। ठीक है। अच्छा, हम चाहते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपके मूड को इतना खुशगवार करती है कि आपको हर चीज अच्छी लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, योग ये कहता है। और यहां तक कि सुसाइड टेंडेंसी को भी कम करती है। अरे, जिनको शौक है, जिनको मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं हम सुसाइड करना चाहते हैं, और उनसे ये मुंद्रा करवा लिया जाए, वो एक्सरसाइज करवाई उनसे और उनका मूड खुशगवार हो गया। ये मूड को खुशगवार करने का पोज है, इसको कहते हैं बटरफ्लाई पोज। जी आप ऐसा करेंगे बटरफ्लाई पोज। अच्छा, इसीलिए कहते हैं ना कि वो तितलियों को देखने से इंसान का मूड खुशगवार हो जाता है, मेरा ख्याल उसी की वजह से इसको बाकायदा तौर पे पूरी दुनिया में इसको माना गया है कि ये सुसाइड टेंडेंसी को कम करता है। जहां पे खौफ है, जहां पे लोग कहते हैं कि हम मरना चाहते हैं, या जहां पे लोग कहते हैं चीजें अच्छी नहीं लगती, लोग अच्छे नहीं लगते, वो ये पोज किया करें। इसको ज्यादा से ज्यादा करें, ये लेट के करें और अच्छा हो जाता है, बैठ के जरा इजी है। अच्छा, ये वैसे थोड़ा फनी भी है ना, इसकी वजह से मूड खुशगवार भी हो जाता है इंसान का। ये मूड खुशगवार करता है, बहुत मूड खुशगवार करता है। और अगर लेट के आप करते हैं तो जरा और टफ हो जाता है, ज्यादा स्ट्रेच आता है आपकी इनर थाई पे। ऐसा ना भी आप लेट के करेंगे। अच्छा, लेट के करने से ज्यादा इसका इफेक्ट आता है। लेट के करने का एक और फायदा भी होता है, ये नौजिया के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब आपको वॉमिट आ रही हो तो उसे रोकने के लिए बटरफ्लाई, आप बटरफ्लाई लेट के करेंगे। थोड़ा पाँव करीब कर लें, जितने करीब करेंगे उतना ही वो मतलब स्ट्रेच लाना है अपने बॉडी के अंदर, और जितना टांगों की इनर थाइस पे स्ट्रेच आएगा उतना आप इस चीज को बेहतर अंदाज से परफॉर्म करके अपने मूड को। असल में होता ये है, ये स्ट्रेच जब आता है ना, तो आपके इनर थाई पे जब स्ट्रेच आता है तो सेंसिटिव नर्व्स आपके ब्रेन को अपने अंदर अटैच करते हैं, आप हाजिर होना शुरू हो जाते हैं, इंटैक्ट हो जाता है आपका ब्रेन। ठीक है, तो उससे फिर जो है वो बहुत सारी थॉट्स रुक जाती हैं आपकी। ऐसा ना आपका मूड खुशगवार मेरा ख्याल हो रहा होगा काफी हद तक ये एक्सरसाइज करने के बाद। तो ये बड़ी बेहतरीन है, बेहतरीन टेक्निक है, आप इसको करें। दूसरा पोज जो आपको करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर सॉफ्टनेस रहे, आप सॉफ्ट होना चाहते हैं, दिल को मोम करना चाहते हैं, तो वो चाइल्ड पोज है। दुनिया में आने से पहले जिस पोजीशन में आप थे उसको चाइल्ड पोज इसीलिए कहा जाता है कि इंसान इस दुनिया में आने से पहले इसी पोजीशन में था, और तब इंसान सब कुछ सुनता भी था। मेडिकल भी ये मानता, तब इंसान सब कुछ सुनता भी था लेकिन रिएक्शन कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो आज के दौर में सुन के बर्दाश्त करना आ जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, तो वो अल्फाज जो है वो तलवारों की तरह सीने पे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपने चाइल्ड पोज करना है जी। चाइल्ड पोज करेंगे, इसी पोजीशन में आप बिल्कुल लूज कर दें अपने आप को। ठीक है। अच्छा, इसका अमल दखल बड़ा सजदे के साथ भी है। बिल्कुल, तो हमें सिखाया गया, मैं इस तरफ आ रहा था, हमें सिखाया गया कि आपने दिन में 5 दफा सजदे करने हैं। जितना आप इस पोजीशन में रहेंगे, आप सुन के बर्दाश्त करना आपको आ जाएगा। अच्छा, हम तो टकरे मारते हैं ना, सजदा करके फौरन वापस आते हैं, हमें जल्दी होती है काम की, हम पढ़ते हैं, अदा नहीं करते। बिल्कुल सही कहा, हुक्म अदा करने का है। ठीक है, तो काफी हद तक बंदे को जब सजदे में हो तो माइंड को भी वहीं पे रखना चाहिए। हमारे जहन में बातें कुछ और चल रही होती हैं, पर हम नमाज रहे। एक टेक्निक है जो नमाज में इस्तेमाल हुई है, लेकिन हम उस तरह नमाज पढ़ते नहीं। वो टेक्निक ये है कि आपने हर पोजीशन में रुकना है। आप जब अपनी बॉडी को रोकने की कोशिश करते हैं ना, एक पोजीशन में जिसमें छोटी छोटी हरकत को मना किया गया कि आपने ऐसे दाढ़ी साफ नहीं करनी, आपने हिलना नहीं है, आप छोटी हरकत को खत्म कर लें, आप प्रेजेंट हो जाएंगे, आपका थॉट प्रोसेस रुक जाएगा,
अपने जिस्म को रोकने की कोशिश करें एक पोजीशन में। असल में हमारी दुनिया के अंदर इस कदर ज्यादा गहमा गहमी आ चुकी है नईम साहब कि कारोबारी जो शख्स होता है जब वो नमाज पढ़ रहा होता है तो कारोबार के बारे में सोचता है, हिल रहा होता है। जो जॉब के होल्डर होता है वो नमाज पढ़ रहा हो तो वो सोच रहा होता है कि जॉब का अब बाकी काम किस तरह से निपटाना है। मूवमेंट, घरों के मसाइल चल रहे हो तो वो घरों के हवाले से सोच रहे होते हैं, माशरे के मसाइल चल रहे हो तो माशरे के हवाले से सोच रहे होते हैं। हमारा दिमाग इंटेंशनली इस माशरे के अंदर ज्यादा प्रेजेंट रहता है और जिसके साथ होना चाहिए उसे वहां पे कम रहता है। मुलाकात है ना, नमाज तो मुलाकात है, बिल्कुल। और अल्लाह से ताल्लुक है। और मेरा ख्याल है दिमाग वहां पे प्रेजेंट हो तो दुनिया की सारी अगर टेंशनें आप खुद ब खुद दूर हो। ऐसे लोगों को देखें जो कि ज्यादा सोचते हैं, उनकी बॉडी में हरकत बहुत होगी, वो बैठे हुए भी हरकत करते रहेंगे। जिनकी ज्यादा थॉट्स चलती हैं, कभी पाँव हिला रहे होंगे, कभी कुछ कर रहे होंगे, हरकत उनके जिस्म पे रहेगी। आप हरकत को रोक लें। स्टिल पोजीशन, जिसको आसन कहा गया, योग में कहा गया आसन। आसन का लफ्जी मतलब है ठहर जाना, किसी पोजीशन में जाके ठहर जाना। तो हमें यही टेक्निक नमाज में मिलती है कि आप अपनी बॉडी को रोकें, अपनी बॉडी को रोकें, छोटी छोटी हरकत को खत्म करें। आप हरकतों को खत्म कर लें, बॉडी की फिजिकल हरकतों को खत्म कर लें, तो आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। आप एक थॉट पे आ जाते हैं, आपका थॉट प्रोसेस रुक जाता है, थॉट प्रोसेस रुक जाता है। तो थॉट प्रोसेस को रोकने के लिए और चलाने के लिए कौन सा योग है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं? थॉट प्रोसेस को रोकने के लिए जो है वो सबसे बेहतर है कि जहाँ पे आप मौजूद हों, आप उस जगह के साथ अटैच हों। जैसे मैं टेबल को देखूं, मैं आपको देखूं, मैं आसन को देखूं, प्रॉप्स को यूज किया जाए, इर्द गिर्द की चीज़ों को, इर्द गिर्द की चीज़ों को देखा जाए, तो इससे आप प्रेजेंट होना शुरू हो जाते हैं। आपका ब्रेन जो है वो प्रेजेंट मूवमेंट में आना शुरू हो जाता है। आप इंसान जहाँ देखता है उसका दिमाग वहाँ होता है। इसका ताल्लुक आंख के साथ है और इसकी आंख की मशकें होती हैं। आपने आंख को कैसे मूव करना है, तो आपका ब्रेन की क्या उसके रिएक्शन होंगे, तो आंख की मूवमेंट के साथ इसका ताल्लुक है। आई बॉल आपका जो मूव करता है, आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर लोगों की आई बॉल जो है वो घूमते रहते हैं, हिलते रहते हैं, या कुछ लोग जो बिल्कुल आंखें रुक जाती हैं। इसके सब चीज़ों के अलग अलग इफेक्ट्स हैं आपके ब्रेन के ऊपर, और इसका ताल्लुक ब्रेन के साथ है। इंसान जहाँ देखता है, और इंसान जब खोया होता है तो उसकी जो नज़र देखने की जो उसकी है सलाहियत, वो नहीं होती। आप उसकी आंखों के आगे कुछ भी कर लें उसको पता ही नहीं चलता। जब गहरी सोच में होता है, बिल्कुल ऐसे ही आंखें खुली होती हैं उसकी, आप उसको पकड़ के हिलाते हैं तो फिर हाजिर होता है वो, और फिर वो ब्लिंक करता है काफ़ी दफ़ा, फिर उसको प्रेजेंट आता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो योगी नईम साहब बहुत शुक्रिया, आज का सेशन बड़ा मुफीद रहा आपके साथ। तो नाज़रीन इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब आजकल फिटनेस के हवाले से फैसलाबाद के अंदर काफी ज्यादा ट्रेंड सेट होता चला जा रहा है, और ये फिटनेस जो है ना सिर्फ इसके फिटनेस फ्रीक मेल हजरात हैं बल्कि फीमेल्स भी इस काम के अंदर काफी मुतहरक नजर आती हैं। कोई वेट लॉस कर रहा है, कोई अपनी एथलेटिक्स को इम्प्रूव कर रहा है, कोई स्टेमिना इम्प्रूव कर रहा है, कोई दौड़ के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और इसके साथ साथ खास तौर पे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर आजकल कराटों के हवाले से ट्रेंड काफी ज्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स और जापानीज टेक्निक्स को यूज करते हुए लोग अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर रहे हैं। जहां पे फिटनेस को इम्प्रूव किया जाता है, कुछ लोग इसको प्रोफेशनली भी बड़े जबरदस्त अंदाज में खेलते हैं। तो जनाब आज ब्रेक के बाद हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो इसी हवाले से हमने इनवाइट किया है। बेशुमार उन्होंने गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल क्या, ब्राउन मेडल क्या, तमाम के तमाम मेडल्स ले रखे हैं। जैसे कि आप ऑन स्क्रीन भी इस चीज को देख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के मेडल्स हैं जो कि उन्होंने मेहनत करके इतने सारे मेडल्स जीते हैं। अब वो 2 लोग हैं कौन, उनसे भी आपका तारुफ करवा देते हैं। मेरी दाएं जानब इम्तियाज साहिबा मौजूद हैं जो कि HEC की नेशनल गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उनके साथ साथ अरमीन मौजूद हैं हमारे साथ। तो अरमीन जो हैं वो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं नेशनल की। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो की तरफ, शो में। तो हम सबसे पहले जो है इम्तियाज की तरफ चलते हैं। इम्तियाज क्या कहेंगी आप, इतने सारे मेडल्स, मतलब जब इनको प्लेस किया जा रहा था मैं तो परेशान हो गया था कि इतने इवेंट्स अटेंड करना इतने मुश्किल होते हैं, और आपने उन इवेंट्स में जाके उनको मुकाबलों को लगातार लड़के आपने ये मेडल्स भी हासिल किए। उम्र तो आपकी छोटी सी लगती है, इतने मेडल्स कैसे जीती आप? जी, ये हमारे सर जुल्फ़कार साहब का जो है बड़ा इसमें उन्होंने हमें मोटिवेट किया। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी कॉलेज में, तो गर्ल्स को मैंने देखा कि वो गेम कर रही हैं, तो
फिर मैंने भी ज्वाइन किया सर की टीम को। तो फिर मैंने फर्स्ट वीक में मैंने नेशनल जो यूथ फेस्टिवल होता है वो मैंने खेला है, और उसमें मैंने माशाल्लाह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले गोल्ड मेडलिस्ट लिया, फिर डिवीजन लेवल पे, उसके बाद फिर हम लोग लाहौर गए थे। तो ऐसी मेहनत करते गए हैं। फिर जब एक मेडल आया तो फाइट की है, मज़ा आया कि पता चला कि ये चीज़ होती है। तो फाइट करके जब जीतते हैं तो आपका और भी पैशन बढ़ जाता है। तो जब एक मेडल आया तो फिर एक लालच सी बढ़ गई कि हम और मेडल, अब सारे मेडल हम भी लें। अच्छा, फिर दिल करता है ना कि हर कंपटीशन के अंदर हिस्सा लें, फिर ट्रेनिंग को भी सख्त कर दिया जी, जाता है। अच्छा, कितने साल में इतने मेडल्स हासिल किए आपने? ये मैं फर्स्ट ईयर 2012 से स्टार्ट किया था और 2017 तक मैंने खेला है। ठीक है, यानी 5 साल आपको हो गए। 5 साल में कितने मुकाबले लड़े और कितने मेडल्स आपने जीते? मुकाबले तो माशाल्लाह बेशुमार जो मैंने खेले हैं। तो जीता भी हर एक ही, चाहे ब्राउन मेडल लूँ, चाहे उसमें सिल्वर लूँ, चाहे गोल्ड लूँ। तो मेहनत बड़ी की है, ट्रेनिंग बड़ी टफ होती रही है हमारी। सर्दियों में भी हमें पसीना हमारा टपकता था। अच्छा, यानी इतनी टफ ट्रेनिंग आप करते थे? ट्रेनिंग, जी जी। हमारे साथ अरमीन भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जनाब, जितने मेडल्स इनके हैं उतने अरमीन के भी हैं। तो अरमीन भी हमारी नेशनल चैंपियन है, हमारे लिए फख्र का मुकाम है। तो उनसे भी बात करते हैं। अरमीन, बताइएगा कौन कौन से मेडल्स कहां से जीते और कितने साल से आप कराटे कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़्यादातर तो मेडल मतलब गोल्ड है, लेकिन बहुत सारे शहरों में गई हूँ, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं बहुत सारे शहरों में। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जनाब। बिल्कुल। तो ये बताइएगा, सबसे टफ कॉम्पिटिटर कौन था जिसके साथ आपने जब फाइट की तो आपको लगा यार इससे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद आपने उसे नॉकआउट किया हो? लाहौर में एक लड़की थी। क्या नाम था उस लड़की का? इकरा नाम था उसका। अच्छा, इकरा नाम। सिंध की लड़की थी जिसके साथ मतलब मेरी टफ फाइट हुई। तो अच्छा, उसने फिर मारा पीटा भी खूब होगा? जाहिर सी बात है, जब फाइट हो रही है तो दोनों ही एक दूसरे को मारेंगे ना। अच्छा, लड़कियों का अक्सर बस नहीं चलता, मतलब कराटे के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना कि आपने एक तरीके के साथ लड़ना होता है, किक करनी होती है, पंच करना होता है, तो उसका भी एक तरीका होता है। लड़कियां जब लड़ती हैं तो सबसे पहले बालों को पकड़ लेती हैं। कोई ऐसा चक्कर तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं वो इस तरह नहीं मतलब फाइट करते हैं ना। उनका ये होता है कि मतलब हारने के बाद शायद उनका टेक्निक के साथ फाइट करनी है। जो लोकल प्लेयर होते हैं वो फाउल हो जाता है वैसे अगर आप उस तरह से करें। इसमें 4 फाउल होते हैं ना। एक पहला चुकोग होता है, दूसरा इस तरह का ना, मतलब 4 फाउल होते हैं। अगर उन रूल्स को आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो फाउल हो जाएगा, और फाउल जो है अल्टीमेटली आपका जो कंपटीटर है उसको जिताने की तरफ ले जाएगा। तो आप फाउल से बचती होंगी, और उसकी तरफ से सबसे ज्यादा ताकतवर पंच आपको या किक पड़ी हो जो आपको याद हो अभी तक, जिसने आपके दिन में तारे दिखा दिए? नहीं, उसमें तो नहीं पड़ी। मतलब अभी रिसेंटली मैं खेल के आई हूँ नेशनल गेम्स जो अभी पूरे पाकिस्तान में हुई है। तो उसमें एक लड़की थी, ट्रायल्स में मैं गई हूँ, वहां पे मुझे एक लड़की ने किक की है। मुझे नहीं पता चला वो किक कहाँ से आई है। अच्छा, यानी बिजली की रफ्तार से वो किक पड़ी आपको? स्पीड से, और वो इतनी पावरफुल किक थी कि मैं मैट पे गिर गई। मुझे नहीं उसके बाद पता। थोड़ी देर बाद नींद पूरी की अच्छे से फिर आपने? नहीं, मैट पे जब पड़ गए आप? इतना भी नहीं था। मतलब थोड़ा सा हुआ मुझे। उसके बाद फिर मैं उठी हूँ। उन लोगों को मतलब उसको हरा दिया गया क्योंकि इतनी पावरफुल अलाउ नहीं है। अच्छा, तो उसको हरा दिया। लड़ने के लिए भी एक आपको टेक्निक चाहिए होती है, एक हद तक आपने मार कुटाई करनी होती है, उससे आगे इसका सिर्फ टच पॉइंट होता है। ये कौन सा कि मतलब हमने जान लेनी है उसकी, मार के ही छोड़ना। लेकिन क्या किया आपने ऐसा कि वो आपकी जान लेने पे आ गई? कुछ ना कुछ तो किया होगा ना? पॉइंट ज्यादा थे मेरे। बस उसे गुस्सा आ गया, उसने कहा हारना तो है, इसकी तबीयत ठीक करते जाओ। नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी, पता नहीं उसके माइंड में अब क्या था। अच्छा, आपको भी कभी गुस्सा आया किसी प्लेयर पे? नहीं, गुस्सा तब आता है जब अगला मैं उसकी आउट ऑफ रूल्स जाके खेले। जी, मैं उसकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ और वो आगे से मुझे गाली गलोच करे या दूसरा। अच्छा, यानी गाली गलोच भी चल जाता है? हुआ है, यानी वही में मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, इस पे जो रेफरी वहां पे मौजूद होता है वो एक्शन नहीं लेता? लेते हैं, फाउल, दूसरा फाउल दे देते हैं, तीसरा फाउल दे देते हैं, अचानक नॉकआउट नहीं ना करते। ठीक है, हमारे साथ इम्तियाज भी मौजूद है। इम्तियाज, कौन कौन सी चीजों पे फाउल होता है और किस तरह से पॉइंट्स आप लेते हैं, किस तरह से कंपटीटर लेता है, कितने पॉइंट्स लेने पे आप जीत जाते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा बताइएगा।
जी ये फाइट जो है वो टाइम लिमिट की होती है, तो टाइम लिमिट के हिसाब से जिसके पॉइंट ज्यादा होते हैं तो वो जीत जाते हैं। तो हमने एक तकनीक होती है कि पंच करना होता है, जस्ट हमने टच करना होता है या शो करवाना होता है, मतलब टच हो गया हम मतलब गेम के अंदर ये शो करवाना होता है टच किया है, क्योंकि रियल फाइट में भी इट मीन ये होता है कि आप उसको उस पॉइंट पे मार रहे हैं जी, और लेकिन गेम के अंदर आपने जस्ट टच करना होता है, ये बताना होता है कि हमने किक कर दिया उसे या पंच कर इतनी दिया। स्पीड से करना होता है ना, रेफरी जो जज कर लेता है कि ये पंच हो गया है, तो हमने शाउट करना होता है फुल और पंच करना होता है, तो फौरन। अच्छा, वैसे अक्सर मैं इंटरनेट के ऊपर वीडियोस देखता हूं जिसमें चाइनीज मार्शल आर्ट्स के अंदर वो देखा जाता है कि कोबरा स्नेक उनके सामने वो दंदना रहा होता है और उन्होंने उसे छू के वापस आना होता है बिजली की रफ्तार से। जी सेम। उनका ये कहना होता है, ये मानना होता है उनका कि कोबरा की आइज जो होती हैं वो कंसंट्रेटेड होती हैं आपकी तरफ, और जो पॉइंट उसकी तरफ जा रहा होता है वो जल्दी से लपकता है उस पर, उसको काटने की कोशिश करता है, तो वो उसकी रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार से उसे टच करके वापस आते हैं। हमने उसके काटने से बचना होता है कि हमें बचना काट होता ना है। ले। हम आपने कभी किसी स्नेक के साथ ऐसा किया? नहीं, स्नेक के साथ तो नहीं किया। तो किस तरह से ट्रेनिंग करती हैं आप? हमने ट्रेनिंग बॉयज के साथ भी की है, बॉयज के साथ ट्रेनिंग करते हैं तो ये इस्लाम गर्ल्स। अच्छा, बॉयज के उनको भी मारा है आपने? जी। मुझे तो फिर डरना चाहिए जनाब आपसे, आप तो फिर बॉयज को भी नहीं छोड़ती, इसका मतलब उनको भी पंचेज और कराटे वगैरह खूब लगाती हैं। जी, जब ट्रेनिंग होती है तो हमारे सीनियर बॉयज जो है भाई लोग जो, तो हमसे कहते हैं कि इम्तियाज के साथ नहीं फाइट करनी है, इसका पंच कंट्रोल में अच्छा, नहीं है। यानी वो भी आपसे डरते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं? जी, कि इसका पंच कंट्रोल में नहीं है, जब ये पंच करते तो हमें लग पता जाता है। अरे क्या बात है, दिन में तारे दिखा देती होंगी आप तो, और यही वजह है शायद जिसकी वजह से इतने मेडल्स आपने जीते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा, इतने मेडल्स आपने जीते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिलती है आपको? गवर्नमेंट की तरफ से बस अब क्या कहें कि एक बार था यूथ फेस्टिवल में वो प्राइज वगैरह मिला, तो उसके बाद ये नहीं कितना हमें प्राइज मिला है यूथ फेस्टिवल? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुझे 5000 मिला था और डिवीजन लेवल पे 10,000 मिला अरे था। ये तो आपके 10 दिन की जो खुराक है वो उसके लिए भी इनफ नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग करते हुए आपको डाइट भी वैसी चाहिए होती है जो काफी एक्सपेंसिव होती है। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई अलाउंसेस दिए जाते हैं माहवार, और ना ही कोई एनुअली सपोर्ट किया जाता है जिससे आप अपना सिस्टम चला सकें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो यहाँ तक कि हमें तो कोई क्लब भी प्रोवाइड नहीं है कि आप यहाँ पे रेगुलरली अपनी गेम करें। तो अगर हमारे पास कोई क्लब हो तो हम रेगुलरली जाएं तो आप वहाँ ट्रेनिंग किस तरह से करती हैं? तो ये तो सर का ही है, हमारी सर की हिम्मत है कि किसी स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में, किसी गवर्नमेंट स्कूल में वो क्या, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई जगह नहीं दी, कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं दिया गया, कोई टाइमिंग भी नहीं किसी कॉम्प्लेक्स की दी गई कि यहाँ पे इस टाइम में जाके आपको? किसी भी चीज की कोई टाइमिंग नहीं है, मतलब कोई भी जगह नहीं है हमारे पास। ये तो हमारे सर हैं कि कभी किसी स्कूल में जाकर, कभी इवन दैट कि हमने किसी का घर बड़ा है तो उसकी छत पे भी ट्रेनिंग की हुई है। यानी घरों की छतों पे आपने ट्रेनिंग करके नेशनल मेडल्स जीत लिए हैं? जी बिल्कुल। अरे ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी है, लेकिन दुख देने वाली भी है कि इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है लेकिन गवर्नमेंट उन पे ध्यान ही नहीं दे रही, उनको अलाउंसेस नहीं दिए जा रहे, उनको स्पोर्ट्स के लिए कोई जगह नहीं प्रोवाइड की जा रही, ट्रेनिंग के लिए कोई जगह नहीं प्रोवाइड की जा रही, उनका घर का सिस्टम वो किस तरह से चलाती हैं, क्योंकि जब बंदा तमाम एक्टिविटीज छोड़ के प्रोफेशनली गेम्स को ज्वाइन करता है तो वो जॉब नहीं कर सकता, फिर उसको कंसंट्रेट जो करना होता है अपनी फील्ड के ऊपर करना होता है। इसके बावजूद गवर्नमेंट को चाहिए कोई इनिशिएटिव ले। आपने नेशनल के लिए इतने मेडल्स जीते हैं, कोई सेक्रेटरी हेल्थ ने, आपका जो स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी हैं या आपके जो वजीर हैं स्पोर्ट्स के, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इसके, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपके डीएचओ मौजूद हैं उनके हवाले से भी कुछ बताइएगा? नहीं, जब आते हैं तो वो बस यही है कि फोटो सेशन की हद तक रह जाते हैं, बातें भी और उनके वादे दावे भी सारे। तो हमें अगर प्रोवाइड कर दिया जाए क्लब तो हम माशाल्लाह, इतनी बच्चियां अब आ रही हैं तो इतनी एक्टिव बच्ची हैं अब तो बस ये सिर्फ एक यही है कि हमारे पास क्लब प्रोवाइड नहीं है हमें। अरमीन, आप क्या कहेंगी इस हवाले से कि आखिरकार गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? इतने मेडल्स लेने के बावजूद भी अगर आपको सपोर्ट नहीं किया जा रहा, फिर दिल तो खट्टा हो जाता है ना इंसान का कि यार मैं इतना कुछ कर रही हूँ, इसके बावजूद भी कोई सपोर्ट नहीं है इनकी तरफ। कुछ टाइम के लिए इस तरह मतलब हुआ था कि छोड़ दो ये सब, पार ही गया, कुछ भी नहीं मिल रहा, इतने मेडल्स लिए हैं फिर भी कुछ भी नहीं है। तो मतलब वादे सारे करते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं करता ना। अरे दिल टूट जाता है इंसान का तो फिर यार इस फील्ड में हम आगे जा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनली भी आप खेल सकते हैं अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, बजट्स और मौके फराम किए जाएं, तो मेरा ख्याल है मुल्क का नाम मुल्क से बाहर जाके भी रोशन किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हम लोग मतलब अगर हमें पूरी चीजें प्रोवाइड की जाए ना, हमें डाइट का मिलता है कुछ ना, हमें हमारा
आने जाने का कुछ अलाउंसेस नहीं दिए जाते। कुछ भी नहीं दिया अगर जाता किसी ना। दूसरी शहर के अंदर आपका कोई कराटे का चैंपियनशिप है तो आपको अपने खर्चे के ऊपर ही उधर अपना जाना अपना खर्चा करना पड़ता है। बाद में जब वो सारा कंपटीशन हो जाता है उसके बाद हमें कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, 5 से 7 हज़ार कोई, ताकि हम लोग रेंट का लगा लें, वापसी का जो हमने इतने दिन खाया उनका कुछ भी नहीं है। मतलब ये अब तक जो कुछ किया आपने अपने बलबूते पे किया जी। और लाखों रुपए जो खर्च किए हैं वो अपनी जेब से खर्च किए हैं, उसके लिए सपोर्ट किसी की नहीं मिली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बस थोड़े से देते हैं, वो भी कंपटीशन में जब होता है ना कि बच्चों को देने चाहिए या उनकी हौसला अफजाई करनी जी, चाहिए। गवर्नमेंट देती है तो अच्छा, वो वैसे इस तरह कभी थोड़े से इंटरनेशनल टूर के लिए आपने अप्लाई किया, इंटरनेशनली कोई इस तरह की गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए? नहीं, अभी इंशाल्लाह इन फ्यूचर प्लान्स है? नेक्स्ट मंथ में सुना है कि आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप अप्लाई करेंगी? जी बिल्कुल करेंगे। और आप क्या कहेंगे इम्तियाज, कोई इंटरनेशनल टूर के लिए आपने या इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए आपने अप्लाई किया है कोई, या इन फ्यूचर खेलना चाहती हो आप? जी जी, मैंने अप्लाई किया था, तो हमारा वो टूर भी हो रहा था ईरान में, तो जस्ट ड्यू टू क्या कहते हैं कोरोना वायरस की वजह से वो सारा रुक गया। तो अभी इंशाल्लाह भी सुना है कि अभी कंपटीशन काफ़ी 9 कंपटीशन आ रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, तो इंशाल्लाह ज़रूर। यानी आप अप्लाई करेंगी? तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपको कोई सपोर्ट मिलेगी, या आपने कोई ट्राई किया हो कि यार मैं इंटरनेशनल टूर पे ऐसे जाना चाह रही हूँ, तो स्पोर्ट्स की जो इंतजामिया है मेरी हेल्प करे या मुझे वहाँ पे रिप्रेजेंट पाकिस्तान को करने का मौका दे? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें कुछ भी नहीं है। तो ये जो टिकट्स वगैरह या चैंपियनशिप के लिए आप जाएंगे अपने खर्चे पे? जी, अपने खर्चे पे जाएंगे। अरे ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। अच्छा, यहाँ पे इनसाइड सिटी अगर खास तौर पे फैसलाबाद में बात की जाए, आपको स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नहीं दिया जाता, कोई अलाउंस नहीं दिया जाता, इसके लिए कभी कमिश्नर फैसलाबाद से आपने मुलाकात की है कि जनाब इतने मेडल्स हैं, जरा चेक कीजिए कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हम लेके आए और क्या क्या ट्रेनिंग की है इसके लिए? वो बात तो सुने। यानी आपका कहना है कि उन्होंने बात भी नहीं आज तक आपकी सुनी इम्तियाज? नहीं। आपने कभी बात सुनाने की कोशिश की है? जी, हमने सर को बहुत दफा कहा कि सर आप इतनी मेहनत करते हैं, इवन दैट के कोई लड़की अगर घर से खुद क्लब तक आ नहीं सकती है, किसी स्कूल में जहाँ हम ट्रेनिंग करे नहीं आ सकती, तो सर अपने कोई रिक्शा करवा देते हैं या बाइक पे खुद अपनी बेटी के साथ ले आते हैं। तो इवन दैट के सर घरों से लड़कियों को खुद लेके आते हैं, छोड़ के आते हैं कि गेम आगे जाए। तो हमारी गेम को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, खास तौर पे मार्शल आर्ट कराटे वगैरह को तो बिल्कुल नहीं। बाकी क्रिकेट को देखने उनको तो इतना ज्यादा वो, यानी मार्शल आर्ट्स और कराटे नाम मेल्स का प्रमोट किया जा रहा है, ना फीमेल्स का किया जा रहा है। जनाब कमिश्नर इशरत अली साहब, अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं, तो इस शो की वसादत से मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूंगा, जनाब थोड़ा सा अपने स्पोर्ट्स की इंतजामिया पे नजरसानी की जरूरत है और अपने शहर की इंतजामिया को जरा देखें कि बजट जो हैं वो कहां पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये मेडल्स, इतने ज्यादा मेडल्स इन बच्चों ने जीत रखे हैं कि इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी इनके अंदर मौजूद है कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर भी। और ये वो चमकते सितारे हैं जिनकी रोशनी से हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा, लेकिन इनको मद्दम करने पे हमारा मुल्क ही तुला हुआ है। वो किस तरह से, इनको सपोर्ट ही नहीं किया जाता। तो बजट्स तो आते हैं, बजट्स मौजूद भी हैं इंतजामिया के पास, आप थोड़ी सी नजरसानी करें। बहुत सारे स्पोर्ट्स मेंस और वुमेन्स एथलेटिक्स और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के स्टार्स यहां पे आ चुके हैं। उनका सबका रोना यही था कि इंतजामिया की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। जनाब, अगर एक लड़का या लड़की जो दिन रात मेहनत करके अपना मुकाम स्पोर्ट्स के अंदर पैदा करता है, तो उसके लिए एक लंबी कहानी, लंबा वक्त दरकार होता है और ट्रेनिंग का एक लंबा सेशन दरकार होता है, डाइट का एक लंबा सेशन तैयार होता है, जिसे यूटिलाइज करने के बाद वो अपना नाम इस फील्ड के अंदर पैदा करता है। लेकिन दुख वहां पे होता है जब उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इस चीज को वक्त फराम करना होता है। वक्त ना देंगे तो ट्रेनिंग को वक्त ना देंगे, चैंपियनशिप्स को वक्त ना देंगे, तो किस तरह से ये मेडल्स हासिल कर सकते हैं। और जब वक्त दिया जाता है, इसके बावजूद भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से सपोर्ट ना मिले और ना ही फंड्स मिले जिससे आप अपने घर का सर्कल चला सकें, तो किस तरह से ये बच्चा आगे बढ़ेगा। दुनिया भर के अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स मेंस और वुमेन्स ऐसे होते हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है दूसरी कंट्रीज के अंदर और बताया जाता है कि हमारे मुल्क के अंदर कितना टैलेंट मौजूद है। अब हमारे मुल्क और शहर के अंदर इतना टैलेंट मौजूद है, लेकिन कमी कहां पे आ रही है कि हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा।
हमारे साथ इम्तियाज और अरमीन मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे कराटे के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे गोल्ड मेडल्स हैं जो कि इन्होंने ले रखे हैं और आप देख भी सकते हैं कि ये टेबल्स पे मौजूद हैं और इनको काउंट करना मुश्किल हो गया है। यानी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने ज़्यादा इन्होंने चैंपियनशिप्स को लड़ा है, ना सिर्फ उनके मुख्तलिफ सेशंस के अंदर पोजीशंस हासिल की है, बल्कि इसके साथ साथ अपना नाम मुल्क भर के अंदर रोशन भी किया। तो इम्तियाज की तरफ चलते हैं। इम्तियाज, ट्रेनिंग कैसी होती है आपकी? ट्रेनिंग हमारी बहुत टफ होती है ट्रेनिंग, क्योंकि हमने 3 मिनट की फाइट के लिए हम लोग 3-3 माह 6-6 माह ट्रेनिंग करते हैं। 3 किस चीज के लिए? 3 मिनट की फाइट होती है ना। अच्छा, 3 मिनट की फाइट के लिए 6-6 माह ट्रेनिंग की जाती है। ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि सर मतलब कि कंटिन्यूसली आपने 100 किक करनी है। अगर कंटिन्यूसली 100 किक नहीं किया आपने तो दोबारा से कंटिन्यूटी किस तरह से करते हैं आप? मतलब रुकना नहीं है, 1 2 3 4 किक करते जाना। किक पैड पे सर ने पकड़े होते हैं। अच्छा। तो कंटिन्यूसली 100 किक जो जिसने किया उसको पानी पीने का सर ने वाटर ब्रेक देनी है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, यानी आपके टीचर इस हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से काफी जरा स्ट्रिक्ट है। जी, बहुत स्ट्रिक्टली हमारी ट्रेनिंग होती है। सिर्फ ट्रेनिंग के हवाले से। अरमीन भी कुछ कहना चाह रही है, तो अरमीन से भी बात करते हैं। अरमीन, क्या कहेंगी ट्रेनिंग के हवाले से आप? ट्रेनिंग के हवाले से यार इम्तियाज ने बता दिया सारा कुछ, लेकिन सर ट्रेनिंग के हवाले से स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अदरवाइज हमारे साथ साथ ऐसे हैं जैसे हमारे फ्रेंड होते हैं। वो तो कभी भी नहीं स्ट्रिक्टनेस की सर ने, कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि, क्योंकि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट जब तक बिल्ड नहीं होता तो जो आपका स्टूडेंट होता है वो कंफर्टेबल फील नहीं करता और ट्रेनिंग ध्यान लगा के, मन लगा के नहीं कर सकता। इसी तरह तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि जो साथ में आपके बच्चा मौजूद है उसे बिल्कुल शफकत के साथ और बताया जाए कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका नाम रोशन होगा और दूसरे जो कंपटीटर्स हैं उनको कम्पीट कर सकेंगे, आप हरा सकेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि ट्रेनिंग में भाग दौड़ कैसी होती है, सेशंस कौन कौन से होते हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। ट्रेनिंग में मतलब होता सब कुछ है। पंचिंग का अलग से सेक्शन होता है, तो किक्स का अलग से होता है, फिर इनके नाम भी होते हैं, मोशी। अच्छा, वैसे मोशी, हाँ हाँ, और कजाम, ग्याको, इस तरह के नाम है सारे। ये कजाम होता है फेस पंच होता है। अच्छा। ग्याको होता है कि बेली पंच होता है। अच्छा, याको, कजाम और मोशीगिरी हर एक की स्पेशलिटी होती है। किसी का कजाम तगड़ा होगा, किसी का याको तगड़ा होगा। तो आप जो हैं वो किस तरह से फाइट करते हैं? आप? मेरा ज्यादातर फोकस मोशी पे होता है। मोशी और ओरा मोशी। मोशी क्या होता है? मोशी होती है फेस किक होती है, जो फेस पे लगती है। यानी आपकी किक फेस तक जाती है? फेस पे जाती है। और एक बैक मोशी होती है, यहाँ पे लगती है, जिसको ओरा मोशी कहते हैं। पीछे से लाके यहाँ पे लगती है। अच्छा, आप फ्लाई करके करते हैं या घूम के? घूमना नहीं होता, सिर्फ वहीं पे पाँव को ट्विस्ट करना होता है। ट्विस्ट करके और आप जी अपनी किक इतना। अच्छा, समटाइम होता है ना कि आपकी हाइट से भी ज्यादा होता है, ऐसे होता है। ये तो बहुत ज्यादा किक को पहुंचाना फिर बड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन इसका ये होता है कि हम ट्रेनिंग के दौरान अपनी पूरी स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं कि जब बॉडी हमारी फुल स्ट्रेच्ड होती है। जी होती है, तो हम लोग ना मतलब अपनी स्ट्रेच करते हैं, टांगों की स्ट्रेच करते हैं, पूरी बॉडी की स्ट्रेच करते हैं, ताकि हमारी फाइटिंग के दौरान हमारा मतलब कोई भी पॉइंट ज़ाया ना जाए। और स्ट्रेचिंग के बाद आप में इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, मुख्तलिफ फाइट्स पे किक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कभी नॉकआउट किक की है आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नॉकआउट किक होता है ना, अलाउ नहीं है। अलाउ, लेकिन समटाइम हो जाता है, जैसे आप बता रही थी कि गुस्सा कर जाते हैं कुछ। नहीं, मैं गुस्सा मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि अगर हम लोग गलत फाइट करेंगे ना तो जो सामने वाला सामने वाला प्लेयर है, खेलने वाला है, उसकी ऑटोमेटिकली फाइट गलत हो जाएगी। उसको भी समझ नहीं आ रहा होगा, फिर मुझे भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं तो गलत हुई हूँ, वो दूसरा भी गलत करेगा। तो इसलिए खुद को अगर हम लोग सही रखेंगे, सही तरीके से फाइट करेंगे, नहीं आती कोई बात नहीं, नहीं पॉइंट ले हो रहा छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन फाइट अच्छे तरीके से करो ताकि दूसरे पे बैड इंप्रेशन ना पड़े। आप बैड इंप्रेशन ना पड़े। इम्तियाज, क्या कहेंगी आप इस हवाले से कि जब फाइट कर रहा होता है समटाइम गुस्सा आ जाता है ना, अगला टॉन्ट कर रहा होता है और पॉइंट्स भी वो लेके जा रहा हो, फिर गुस्सा आ जाता है, इसे अब मैं जरा मजा चखाऊं? नहीं, मुझे गुस्सा ज़्यादा इस बात पे आता है कि जो न्यूली प्लेयर्स बन के आती हैं मार्शल आर्ट में, तो उनको पता नहीं होता कि तो मतलब उनकी फाइट इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो रफ फाइट करती हैं कि हम फाउल कर दें, आंख पे पंच कर दिया, नोज पे पंच कर दिया, तो फिर तो यानी वो प्यार का निशान छोड़ जाते हैं आपकी आंख के ऊपर या फेस के ऊपर। एक दफा हुआ था मेरे साथ ऐसा। तो वो आपकी ब्लू होगी सारी फिर आंख?
जी अच्छा, इस तरह समटाइम होता है ना कि मतलब अगले को इस काबिल ही ना छोड़ना कि वो फाइट कर सके, जी तो अल्टीमेटली नुकसान उसको उठाना पड़ता है जो इस तरह की हरकत करता है। जी। नहीं, कराटे में ये है ना कि अगर ब्लीडिंग हो जाए तो अगले बंदे का फाउल दे के, वो सीवियर फाउल होता है और फिर वो उसको ना मतलब निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी आंख शांख सुझा दी जाए, नहीं, चाहे हड्डी भी, बोन भी इसमें क्रैक हो जाए, टूट जाए, हड्डी टूट जाए, तब भी आप फाइट करोगे। अगर आपकी हड्डी भी टूट गई, आप उन्हें फाइट करनी ही करनी है। मेरे हाथ की भी हड्डी टूटी हुई है, अरे! किक कर दी थी एक ओपन वेट के साथ। मैं डेमो फाइट कर रही थी ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग कर रही थी, ट्रेनिंग सेशन चल रहा था हमारा नेशनल गेम के लिए, तो हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो मैंने वो मैं पंच किया तो उसको गुस्सा आ गया कि अभी आज की लड़की आई है और मुझे इतनी सीनियर हूँ मैं, और मुझे इसने किक पंच कर दिया। तो उसने मजाक, मैं हाथ खोल के मैं उसको कह रही थी अभी कैसा लगा, तो उसने फौरन किक की, इतनी पावर किक की कि मेरी हाथ की जो है हड्डी टूट गई थी। अरे क्या बात है, ये चीजें देख के ही चलना पड़ता है सब जी, चीजों को। बिल्कुल। अच्छा, स्टडीज के हवाले से थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। स्टडी तो सबसे पहले तो मैंने स्टडी पे ही फोकस किया है कि ये नहीं कि अब हमारा ऐसे होता था ना कि अब दिसंबर टेस्ट आ गए या कोई हमारा पेपर्स आ गए, तो ऐसे उसी दौरान में नेशनल गेम्स बहुत आती थी। तो मैं सर को पता था कि मेरा तो मैं सेल ऑफ कर देती थी, तो फिर गेम एक साइड पर रख के मैं पहले अपनी स्टडी यानी स्टडीज पे आप मुकम्मल जी, फोकस जी, बिल्कुल। रखते हैं। क्या चीज पढ़ रही हैं आजकल आप? मैंने एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेज में एमएससी कर लिया 2 साल पहले, तो अब अरे मैं क्या बात है, क्या गवर्नमेंट बात है। कॉलेज में- यानी आप जनाब ये हैं वो हमारे मुल्क के चमकते हुए सितारे, हमारी जरखेज मट्टी के वो मोती जो कि पढ़ाई को भी नहीं छोड़ी, पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ तालीम भी हासिल कर रहे हैं, जो कि हमारे माशरे के लिए एक अहम चीज समझे जाते हैं, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अपने हुनर का सिक्का मनवा रहे हैं। तो जनाब एक ब्रेक लेते हैं, इम्तियाज और अरमीन, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू को जारी करेंगे। तो नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद। इम्तियाज से गुफ्तगू चल रही थी और मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इम्तियाज क्या कहेंगी, आपने स्टडीज के हवाले से बता रही थी कि स्टडीज तो आपने कंटिन्यू की, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी करती हैं इस चीज़ की, स्पोर्ट्स की, कराटों की, और पंचिंग भी की जाती है, बैक्स को पीटा भी जाता है, और एथलेटिक्स भी परफॉर्म की जाती है, स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए भाग दौड़ भी की जाती है। मेंटेन इन तमाम चीज़ों को किस तरह से करते हैं, वक्त कैसे फराम करते हैं, स्टडीज़ को अलग से और स्पोर्ट्स को अलग से? जी, जब मैं कॉलेज में थी, जब कॉलेज में पढ़ रही थी, तो कॉलेज में ही कॉलेज के टाइमिंग पे ही हमारी जो है वो ट्रेनिंग होती थी। तो जो ज़्यादा मतलब इजी से सब्जेक्ट होते थे, जैसे उर्दू हो गया, आईएएस हो गया, पीएस हो गया, तो उन पीरियड्स को हम छोड़ के अपनी गेम कर लेते होते थे। जैसे इकोनॉमिक्स था या एजुकेशन वगैरह, जो सिविक्स वगैरह के थे हमारे सब्जेक्ट, उनको हम लोग वो लेक्चर अटेंड करते थे, और उर्दू वगैरह जो इजी सब्जेक्ट थे उस दौरान हम लोग ट्रेनिंग कर लेते थे। और जब यूनिवर्सिटी में गई हूँ तो यूनिवर्सिटी में तो था ही स्पोर्ट्स। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है आपका? जिस यूनिवर्सिटी से हाँ, मैं भी जीसी का हूँ जनाब। मेरी यूनिवर्सिटी की लड़की आज मेरे सामने बैठी है और स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी नाम बना चुकी हैं, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी एक फ़ख्र का मुकाम है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, बहुत सारे लोग फिर अप्रिशिएट भी करते हैं आपको, आपके पेरेंट्स करते हैं, आपके यूनिवर्सिटी फेलोज करते हैं, आपके टीचर्स करते हैं कि स्टडीज़ के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी कंटिन्यू रखा है, स्टडीज़ में भी अच्छी है और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बेहतर जा रही है। जी, सबसे मेन सपोर्ट जो होती है तो वो घर से होती है। घर वाले अगर आपको इजाज़त दे देते हैं, अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो फिर तो क्या कहते हैं, फिर तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है गेम करना। और घर से परमिशन नहीं मिलेगी तो फिर तो कोई इसका नहीं है। जी, अब जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं हमारी टीचर्स अप्रिशिएट करते हैं हमें, तो मोटिवेशन काफ़ी मिली है उनसे भी। तो क्लास फेलोज भी खुश होते हैं कि हमारे साथ पढ़ने वाली भी एक लड़की जो है वो हमसे आगे जाके पढ़ भी रही है। हालांकि पढ़ तो हर कोई लेता, कहता है हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इतना हौसला नहीं कि हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के एक्स्ट्रा अंदर एक्टिविटीज, उनका इतना नाम बन चुका है। जनाब इनका कहना है कि घर से अगर स्ट्रांग हो बंदा तो बाहर भी अच्छा परफॉर्म करता है। और अरमीन जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके हवाले से आपको बताता चलूं, जनाब खुद तो कराटे की चैंपियन हैं ही हैं, इनके वालिदे मोहतरम भी ब्लैक बेल्ट हैं कराटों के अंदर। तो अरमीन, आपको तो स्पोर्ट अच्छी खासी मिलती होगी? जी बिल्कुल, पापा फुल सपोर्ट करते हैं। मतलब मैं 6 से गेम करती हूँ, 6 से मैंने स्टार्ट की थी गेम। स्टडी में इतना मेरा है नहीं इंटरेस्ट, तो स्टडीज में ज्यादा नहीं है, लेकिन वो होता है ना, कैरियर काउंसलिंग करनी होती है। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर बड़ा बेहतर परफॉर्म करते हैं, कुछ बच्चे स्टडीज के अंदर बड़ा बेहतर परफॉर्म करते हैं। मेरे पापा, मेरे दादा अबू, मतलब मेरी मामा भी करती होती थी स्कूल में स्पोर्ट्स।
और मेरे यानी पूरी फैमिली आपकी बिल्कुल, स्कूल में स्पोर्ट्स हाँ, करती थी? जी बिल्कुल। इसी वजह से मेरा ख्याल कुछ जेनेटिक वेरिएशन है आपके अंदर, जेनेटिक्स इन्वॉल्व है ना इम्तियाज जी, जी, इस चीज बिल्कुल। में, कि जो माँ बाप को अच्छा लगता है बेटा या बेटी को भी आगे वही अच्छा लगता है। अगर उनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था तो जनाब आपको भी है, और ये नहीं कि सिर्फ इंटरेस्ट है, आप नाम भी इसके अंदर बना रही हैं, और इतने मेडल्स जो हैं इस चीज का सबूत है कि आप जो है काफी मोहब्बत रखती हैं और ज़ौक रखती हैं अपने इस स्पोर्ट्स के साथ। जी बिल्कुल, अगर हमें मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पोर्ट मिल जाए हमें और ज़्यादा, तो हो सकता है हम इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना परफॉर्म कर सकें। अच्छा, सकें। किस तरह की सपोर्ट आपको चाहिए होगी? कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, या इसके साथ साथ कोई ट्रेनिंग के लिए आपको जगह कोई चाहिए? जी ट्रेनिंग के लिए जगह भी चाहिए, दूसरा ये कि हमारा बजट थोड़ा सा मंथली अलाउंस लगा दिए जी जाए? मंथली अलाउंस लगा दें। अच्छा, ताकि हम कितने लोग- तक अगर आपका मंथली अलाउंस लग जाए तो आप बेहतर अंदाज में चल सकते हैं? 20,000, 50,000, 80,000, ये तो कितना? बहुत ज़्यादा कह दी उन्होंने। मतलब 20 अच्छा, तक ये कह मैं दी। वैसे 20,000, 80,000 या 50,000 की बात कर रहा हूं, तो खिलखिला के मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। इनका मेरा ख्याल यही है कि मजाक एक किस्म का किया जा रहा है। इनको तो 5-5 हजार रुपए जीतने पे सिर्फ दिए जाते हैं, जो साल के बाद टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें। तो ये अलाउंसेस मंथली कैसे लगाएंगे? इम्तियाज, मैं ठीक कह रहा हूँ इस जी हवाले से? बिल्कुल, हम 8-8 फाइटें 8-8 फाइटें हमारी होती हैं, 8 फाइटें जीत कर हम ब्रॉन्ज पे और सिल्वर पे पहुंचते हैं, तो तब हमें 5,000 रुपये थमा दिया जाता है। तो अब आपने जैसे 20,000 50,000 की बात की, एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने कभी इतनी रखी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी हुकूमत गवर्नमेंट जो है कितना कुछ कर सकती है। अच्छा, वैसे अगर जो आपका महीने का बजट देखा जाए, कितने पैसे लगते हैं ट्रेनिंग के लिए, डाइट के लिए, आने जाने के लिए? आपका कितना बजट लगता है जिसको आप अपने जेब खर्च से इस्तेमाल करते हैं? सर डाइट का तो चले घर से हो गया, तो लेकिन आने लेकिन जाने फिर भी का काउंट करें ना इसको, जी होता तो खर्चा है ना। जी, जी। नाम तो मुल्क का बन रहा है, आपका तो बन ही रहा है, मुल्क का नाम भी तो रोशन हो रहा है। और अगर कंट्री इस चीज के हवाले से जरा गौरव फिक्र करती है कि आपको आउट ऑफ कंट्री भेजें, नेशनल के अलावा इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स के अंदर भी आपको अपना हुनर जो है वो दिखाने का मौका मिले, तो इस हवाले से मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप चाहें कि कितने अलाउंसेज आपको मिल जाए माहवार, तो आप बेहतर अंदाज में अपनी तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं? सर हम 20 और 25,000 1000 के मिल जाए करीब जी, जो है जी मिल अगर जाए आप- तो हम अच्छा, कर कोई सकते हैं। फीसिस वेव ऑफ की जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से? आप तो नहीं। छोड़ी जाती है फीसिस के, यार ये हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की चला रही है, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रही है, तो इसे फीस कम से कम छोड़ दी जाए या डिस्काउंट दे दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं। अरे कॉलेज में मुझे होता तो है, ये कॉलेज- सोच के और अप्लाई सुन के हमने बड़ी मैंने इंटर क्या कहते हैं एडमिशन भी इसी बेस पे लिया था कि स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन हो जाएगा। पहले बड़े वो कहते हैं जी आप आए, हम स्पोर्ट्स बेस पे आपका एडमिशन करवाएंगे, आप हमारे अच्छी प्लेयर हैं, लेकिन जब एडमिशन आपने वो कह देते हैं कि पहली 2 फीसेज आपने देनी है, उसके बाद फिर हम आपको जो है वो कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, फीस वगैरह भी यानी हमें एक माफ किस्म की का जाती है। धोखा किया गया है, आपका कहना बिल्कुल। है कि 2 फीसिस का कहा गया था। पहले ये कहा गया कि आप आए यूनिवर्सिटी के अंदर, जी। यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलें, आपको फीसें छोड़ दी जाएंगी और आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। उसके बाद कहा कि 2 फीसें दे दें, जी। बाकी छोड़ दी जाएंगी। जी। और जब 2 फीसें दे दी, उसके बाद कहा कि ये सारी आपको देनी ही पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है ये एडमिशन दिलवाने का झांसा था, जी बिल्कुल। स्पोर्ट्स वुमेन बनाने का नहीं। आप नहीं, उनके पास प्लेयर्स हमारे जिस यूनिवर्सिटी के पास मार्शल आर्ट के प्लेयर्स ही हम लोग थे, हमारा बैच था, मेरी फ्रेंड्स और हम लोग थे। तो उन्होंने हमें तो पंजाब यूनिवर्सिटी बुला रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन हॉस्टल जाने का मसला घर से तो थोड़ा सा था, तो लेकिन फिर हम लोगों ने कहा चले, इन्होंने कहा बोला है तो फिर करेंगे कुछ, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा किया ना। अच्छा, आपकी किसके साथ बात हुई थी जब उन्होंने कहा था कि आपकी फीसें छोड़ दी जाएंगी? जिस यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, लेक्चरर हैं, जो एडमिशन के वक्त वहां पे मौजूद जी। थे, उनसे कभी आप जाके मिले नहीं कि जनाब ये क्या हो रहा है, देखें आप, हम इतने मेडल्स लेके आई हैं यूनिवर्सिटी के पता है लिए? सारा, वो कह देते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का ही है वो, हमने तो कहा है, हमें लेकिन पीछे वो से नहीं फंड नहीं कह आ रहे, रहे। पीछे से फंड नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन यानी कोई ना कोई scholarship बहाना लगा दिया जाता जी, है। लेकिन फिर मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। वैसे जनाब वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी अगर मुझे यहाँ पे सुन पा रहे हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूंगा, जनाब ये वो आपके यूनिवर्सिटी के चमकते सितारे हैं जिनकी रोशनी को मध्यम किया जा रहा है, तो जनाब कम से कम आप किसी ना किसी तरह इनको सपोर्ट करें ताकि आपके यूनिवर्सिटी के नाम को बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट कर सकें मुल्क भर के अंदर। और अगर इंटरनेशनली भी ये कहीं पे खेलती हैं तो इनका ताल्लुक क्योंकि जीसी यूनिवर्सिटी से जहां पे भी खेलेंगी नाम बनाएगी, इनके शहर का, इनके मुल्क का और इनकी यूनिवर्सिटी का नाम जरूर वहां पे आएगा। तो बहुत शुक्रिया इम्तियाज आपका आज के शो के अंदर आने के लिए, अरमीन आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।